गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कहते हैं किसी काम की शुरुआत में बाधा आए तो वो काम अच्छा होता है। ठीक है, ये अपने को पॉजिटिव रहना है। तो मेरे बारे में मैंने आपको बताया, नवीन तंवर मेरा नाम है, ज्योग्राफी की फैकल्टी हूँ। थोड़ा मैं परिचय भी दे देता हूँ आपको मेरा, कि कहाँ कहाँ आपने होगा ना, कहाँ कहाँ पढ़ाया होगा सर ने। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन 2016। निर्माण आईएएस मुखर्जी नगर का आपने नाम सुना होगा, वहाँ पे पढ़ाया था। फिर आईएएस मंत्रा ऑफलाइन कोचिंग था वहाँ पे। देन पैरामाउंट ने एक आईएएस का सेगमेंट शुरू किया था मुखर्जी नगर पे, और वहाँ पे पढ़ाया। देन कोविड आ गया, तो 4 impactful year on an academy, CSE हिंदी, एंड आई वाज द टॉप एडुकेटर एट दैट सेगमेंट इन हिंदी मीडियम। देन हमारा अड्डा 247 आईएएस का नाम आपने सुना होगा, वहाँ पे मैंने 1 year पढ़ाया। देन फाइनली अभी आपको मैं यहाँ पे ऑफलाइन सेशंस लूँ। ठीक है, तो मेरा अकेडमिक्स पोस्ट ग्रेजुएट इन ज्योग्राफी ही है। देन यूजीसी नेट जेआरएफ इन ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में और उससे जुड़े हुए सब्जेक्ट में डिजास्टर मैनेजमेंट भी मैं ही लूँगा आपका सब्जेक्ट, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, तसल्ली से पढ़ेंगे। आपके मन में भी बहुत सारे डाउट होंगे इस तैयारी को लेके, मेरे सब्जेक्ट को लेके, सर कैसे अप्रोच करें, डे 1 से हम कैसे शुरुआत करें। कि होता है ना 6 मंथ बाद हमें ये ना लगे यार मुझसे ये मिस हो गया, शायद ये मुझे 5 महीने पहले पता होता तो मुझे ये गलती ना होती। तो वो सारा ध्यान ऑलरेडी मैं रखूंगा, लेकिन उसके बावजूद भी आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो उसको भी अपन टैकल करेंगे। ठीक है, तो आज टीम ने मुझे बोला था सर शुरुआत कैसे करना है। मैंने कहा पढ़ाने से पहले हम एक बार इस एग्जाम को समझते हैं। आप लोग कितना समझ रहे हो इस एग्जाम को। एक होता है ना यार, आए और पढ़ने बैठ गए। तो डे 1 पे पहले हम ये सब देखेंगे कि ये एग्जाम क्या है, क्या क्या चैलेंजेस है, आपको क्या लगता है चैलेंजेस, और वो जो आपको चैलेंजेस लग रहे हैं वो एक्चुअल में वो चैलेंजेस वो है या कुछ और चैलेंजेस है। होता है ना, हम समस्या किसी और चीज को मान रहे हैं और समस्या है कुछ और। तो वो सारा सेशन रहेगा। ज्योग्राफी के सिलेबस पे बात करेंगे। ज्योग्राफी में यूपीएससी के जो ट्रैप्स है, कहाँ वो आपको फंसाता है, उस पर बात करेंगे। हमारा क्लासरूम का पूरा स्केड्यूल कैसे रहेगा, आने वाले 11 हफ्ते में आप लोगों के साथ हूँ। ठीक है, तो प्यार से बिताएंगे, ये मान के चलो आपकी बस का ड्राइवर मैं ही हूँ। ठीक है, तो तसल्ली से चलते हैं बच्चा। तो सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में आपको बताना चाहूँगा। आई नो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता होगा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कितने ग्रेजुएट्स है आप में से, एक बार कैन यू रेज योर हैंड। अच्छा, आप लोग ग्रेजुएट्स हो, ओके। और पोस्ट ग्रेजुएट्स कितने हैं। अच्छा, आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो, ओके। एंड +2 के बाद के कितने बच्चे हैं जो 12वीं के बाद ही आए हैं। अच्छा, कुछ 12वीं के बाद के हैं और कुछ पोस्ट ग्रेजुएट है। ठीक है, वेरी गुड। तो पैटर्न के बारे में एक बार बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर लेते हैं कि 3 स्टेजेस है हमारे एग्जाम की, पहला प्रीलिम्स एग्जाम है, देन सेकंड स्टेप मेंस, एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट। और ये सारा काम साल भर के अंदर ही हो जाता है। तो यूजुअली मई मंथ में हमारा प्रीलिम्स होता है, और सितंबर में, इस बार जैसे अगस्त में, सितंबर में, समटाइम इन अक्टूबर, तो वो मेंस होता है। तो यूपीएससी 80 से लेके 110 के बीच के डेज देता है आपको प्रीलिम्स के बाद। मतलब जब प्रीलिम्स जिस डेट पे हुआ उसके बाद जब आपको मेंस लिखना होगा, तो वही 80, 85, 90, समटाइम 110 दिन दे देता है। ओके, तो देन मेंस होता है, उसके फिर 2.5-3 महीने बाद वो इवेल्युएशन होता है और आपका मेंस का रिजल्ट आता है, पर्सनैलिटी टेस्ट। और जिस दिन लास्ट आपका इंटरव्यू होता है उससे 3-4 दिन के अंदर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाता है। तो ये सारा काम जैसे इस बार भी आपने देखा होगा, 22 अप्रैल को हमारा रिजल्ट आ गया था, आया था ना इस बार। और शायद 17 अप्रैल का लास्ट इंटरव्यू था, 16 या 17 अप्रैल का। तो पहली स्टेज है हमारी प्रीलिम्स। 2 एग्जाम होते हैं इसमें, सेम डे के अंदर 2 शिफ्ट होती है। पहला होता है जनरल स्टडीज का, 100 क्वेश्चंस आते हैं, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। ओके, 200 मार्क्स का ये पेपर हो गया। नेगेटिव मार्किंग है 1/3, आप जानते हो 3 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए तो एक सही गायब हो जाएगा आपका। ये जीएस 100 क्वेश्चन। देन एक सेकंड पेपर है आपका सी सेट, बीच में 2 घंटे का आपको ब्रेक मिलेगा। सी सेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, या जीएस पेपर 2 के नाम से भी बोलते हैं प्रीलिम्स में उसको। यहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है हमारा। ओके, ये क्वालिफाइंग नेचर का है।
14 तक इसके मार्क्स ऐड होते थे। उसके बाद आंदोलन आंदोलन टाइप का हुआ और बोला कि सी सेट थोड़ा सा बायस्ड है। ऐसा बोला गया कि जो जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनको ये सपोर्ट करता है। देन गवर्नमेंट टुक डिसीजन, यूपीएससी ने बोला कि ठीक है इसको क्वालिफाइंग नेचर का कर देते हैं। अदरवाइज पहले इसके और इसके दोनों के मार्क्स ऐड होके ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आता था। अब ये क्वालिफाइंग है, लेकिन जब से ये क्वालिफाइंग हुआ है इसका लेवल बढ़ता चला गया। मतलब जब तक ये क्वालिफाइंग नहीं था तब तक सी सेट में 33% स्कोर करना किसी भी बच्चे के लिए आसान था। जिस दिन से क्वालिफाइंग हुआ तो स्क्रीनिंग के लिए यूपीएससी यूज करता है, तो ये थोड़ा टफ होता चला गया। मतलब बोला जाता है 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स है, लेकिन वो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि 10th स्टैंडर्ड में हमने कहीं देखे ही नहीं वो। ठीक है, वो परसेंटेज रेशो उस टाइप के जो क्वेश्चन है, तो यहाँ ये मेजर चैलेंज रहेगा अपने को। ये क्वालिफाइंग नेचर का होने के बावजूद भी इसको बहुत अच्छे से टारगेट करेंगे। इधर जीएस के वही सारे सब्जेक्ट वो जो आप पढ़ते हो मेंस में, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, आईआर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड करंट अफेयर, ये वाला जीएस रहेगा। ये जिस दिन होगा उसके अभी 20 से 25 दिन के अंदर प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। जैसे अभी 25 मई को है इस बार, तो वी वुड एक्सपेक्ट कि 20 जून से पहले पहले हमारा प्रीलिम्स का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद हम जाएंगे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में कुल मिला के हमारे 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होगा 5, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका जो भी होगा उसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 एंड पेपर 2। उसके बाद आपके क्वालिफाइंग जो 2 पेपर होते हैं वहाँ पे, एक तो इंग्लिश मैंडेटरी है, आप भारत के किसी भी क्षेत्र में रह रहे होंगे, एक इंग्लिश क्वालिफाइंग का पेपर आएगा। क्वालिफाइंग है वो हो जाता है, आपने 10वीं 12वीं तक पढ़ा होगा इंग्लिश, आप सभी नहीं पढ़ा होगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। फिर ये इंडियन लैंग्वेज होती है, वो 20-22 लैंग्वेज है, उसमें से किसी भी एक लैंग्वेज को चूज करके वही 10वीं 12वीं लेवल का वही एक ऐसे लिखेंगे, पर्यायवाची विलोम शब्द वैसा। मतलब इसमें यूजुअली बहुत कम बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं जो इतनी बड़ी लड़ाई लड़ लेगा वो इस लड़ाई में क्या हारेगा। मतलब जो शेर को मार दे वो अगर चींटी से मर जाए तो वो तो फिर कहते नहीं टाइम ही खराब हो गया अपना, अदरवाइज तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि दिस इज क्वाइट लॉन्ग जर्नी। तो यहाँ कुल मिला के ये जो मेंस वाला टॉपिक है इसमें 18 डिफरेंट डिफरेंट हमें सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ठीक है, देन इसके बाद आता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट 275 मार्क्स का, जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है हमारा, मतलब सिर्फ पीटी पास करके यहाँ की विंडो ओपन होगी। फाइनल रिजल्ट इसके और इसके कंबाइन मार्क्स आते हैं। ठीक है, इतनी कोई समस्या यहाँ तक? ये पैटर्न है अपना, इसको ध्यान रखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जो एक बार 2 बार प्रीलिम्स पास नहीं होता, उनको लगता है कि सबसे बड़ा स्टेज यही है, लेकिन मैं कहूँगा सबसे बड़ा हमारा स्टेज मेंस है। यहाँ आप बहुत अच्छे से तैयार हो तो इधर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं, पीटी की तैयारी कर लेते हैं, पीटी के बाद मेंस को देखेंगे। कैसे देखोगे, 18 सब्जेक्ट है भाई और 80 से 85 दिन दे रहा है आपको, तो देखने वाली बात है तो देख लो। एक होता है ना देखेंगे और एक होता है जीतेंगे, फर्क है ना। तो यहाँ हम बहुत अच्छा करेंगे तो इधर भी हमारा अच्छा होगा। ठीक है, प्रैक्टिस ऑल दो प्रीलिम्स में कुछ चीजें ऐसी है जो प्रैक्टिस करना है, एमसीक्यू बेस्ड है ये पूरा का पूरा। यहाँ हमें लिखना है 150 शब्द में, 250 शब्द में, ऑप्शनल है तो उसमें कुछ क्वेश्चन 300 शब्द के भी आते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? चले, अब यहाँ से थोड़ा सा मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, इसको समझना है अपने को। ये हमारा इस बार का जो कट ऑफ आया है बच्चा, हाँ ठीक है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और हमारा कितना क्वेश्चन अपने को ठीक करना होगा, ये क्वाइट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जैसे इस बार 2024 की हम पूरी कहानी देखें, यूपीएससी प्रीलिम्स में कितना 200 में से कितने नंबर लाने थे आपको जीएस वाले पेपर में कि आप मुख्य परीक्षा लिखते। तो हम जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं हमें ये पता होना चाहिए कि हमें मिनिमम इतना करना ही होगा। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार इतना ही तो लाना है, हमें क्या करना है, इसको मिनिमम बेंचमार्क बनाना है कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि एटलीस्ट हम जनरल कैटेगरी से है तो 87.98, यानी कि 44 क्वेश्चन हमारे 100 में से ठीक होने चाहिए, और ये मिनिमम है।
इसको हम मैक्सिमम नहीं मान के चलेंगे, क्योंकि आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे 44 क्वेश्चन ठीक करने का मतलब है आप 80 से 85 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, उसमें से कुछ गलत भी होंगे, फिर नेगेटिव मार्किंग एडजस्ट होगी, वो तब हम इस पे आते हैं वो। फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, बेंचमार्क डिसेबिलिटी 1 2 3 और 5। तो हम सब अपनी कैटेगरी को भी ध्यान रखेंगे कि मिनिमम कुछ भी करे इतना हमारा आना चाहिए, मिनिमम होगा। तो हम मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यूज लगाए, तो एक होता है ना यार टारगेट कि इससे कम में अपना काम नहीं चलेगा। मेंस की बात करें तो हर कैटेगरी में आपको देख सकते हो, जनरल कैटेगरी 729 नंबर चाहिए थे अगर इस बार आपको इंटरव्यू कॉल लेनी थी। ओके, अब फिर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ऑब्वियसली सी बात है सबसे ज्यादा कट ऑफ आपकी जनरल कैटेगरी की होती है। लेकिन एक बड़ी समझने वाली बात है, हमने कितना देखा था इंटरव्यू के मार्क्स 275, आप ये देखो 729 से 947 तक आने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए बताओ, कितने का गैप लग रहा है? 829, 100, 929, 200 और 29 से 47 कितने हो गए? 218 नंबर आपको इंटरव्यू में, समझ रहे हो? ये बहुत ही मतलब हर साल मुश्किल से एक दो बच्चा ऐसा आता है जिसके 208, 210 ऐसे नंबर आते हैं। तो मतलब अगर हम यहाँ, फिर मैं कह रहा हूं इसको मिनिमम मान के चलेंगे, अगर आप 729 ले भी आते हो तब भी इंटरव्यू में अगर हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तब वो चांस है हमारी एंट्री के, मतलब आप इधर 218 लेके आते तब भी जनरल कैटेगरी से आपको नीचे वाली कोई रैंक मिलती, प्रॉपर आईएएस और आईपीएस हम नहीं बनते। तो सारी लड़ाई किधर लड़नी है अपने को? ये 729 नहीं है, अपने 800 प्लस होने चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू डाइसी है, होने को आपको 200 नंबर आ जाए और हो सकता है आपके 110 ही आए। तो अगर आपको इंटरव्यू की इस अनप्रिडिक्टेबल नेचर से बचना है, बहुत सारे आपने बच्चों के इंटरव्यू भी देखे होंगे, किसी का लास्ट अटेम्प्ट होगा, बोलेगा यार मेरे बहुत अच्छे नंबर थे लेकिन इंटरव्यू में यूपीएससी ने 110 नंबर दे दिए या 120 नंबर दे दिए, तो मैं क्या करूं? तो यहाँ वो जितना अनप्रिडिक्टेबल है वो अपने हाथ में नहीं। उस दिन तबीयत खराब हो, वो 20 से 25 मिनट की आपको विंडो मिल रही है, 35 मिनट का इंटरव्यू का दौर है, होपलेस हो जाओ, हड़बड़ा जाओ, वो तो क्या है ना आपके पास कुछ भी बैकअप लेने का वहां पे ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो सारी लड़ाई कहाँ लड़नी है अपने को? मतलब यहां हम अगर 829 है और यूपीएससी इंटरव्यू में अपने को 120 भी दे रहा है तब भी रैंक अपनी आ गई उस साल। तो ये ध्यान रखेंगे कि हमें किसी भी कीमत पे इंटरव्यू पे, ठीक है यार हम पूरा मेंस को तैयार करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर वहां कुछ गड़बड़ हो जाए तो संभालने वाला साथी कौन है? मेंस है। आप किसी भी कैटेगरी में देख लेना बच्चा, सारी की सारी कैटेगरी में 200 मार्क्स से ज्यादा का गैप है। और इस साल की अगर आप रैंक उठा लेना, आपको 200 से ज्यादा मुश्किल से 3-4 ही बच्चे मिलेंगे 1000 बच्चों में से। तो हमें खेल कहाँ खेलना है सबको? मेंस में खेलना है। मेंस में ऐसा ताबड़तोड़ करके आना है। एक बार अगर आपको याद हो, हरियाणा से वो प्रदीप सिंह करके एक लड़के थे जिसकी ऑल इंडिया रैंक बनाई थी, याद है? इंटरव्यू में यूपीएससी ने 150 के आसपास दिए थे, टॉपर होने के बावजूद उसके काफी कम थे। बहुत सारे बच्चों के 190, 205, 210 तक थे, लेकिन वो फिर भी ऑल इंडिया रैंक 1 क्यों आया? मेंस में उन्होंने इतना बड़ा मार्जिन क्रिएट किया हुआ था कि उनको हराने वाला कोई था ही नहीं। मतलब इंटरव्यू में आपका बुरा दिन हो भी जाएगा तब भी हमारा सिलेक्शन सिर्फ मेन से डिसाइड करेगा। तो अगर अब आपसे कोई पूछे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज, तो अपने को इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं, हमें पता है, हमने एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लिया कि मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, है और रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चले। यहां पे तो ऐसे ही मैंने दिखाया है 2023, यहां पे देखोगे 75 मार्क्स ही है जनरल के, ईडब्ल्यूएस 68 है, ओबीसी 74 है। ओबीसी और जनरल नजदीक रहते हैं काफी प्रीलिम्स में, मेंस में थोड़ा फर्क आता है। तो 2016 के बाद कभी भी हमारी कट ऑफ बहुत ऊपर नहीं गई। 2016 ओनली ईयर था जिसमें 116 मार्क्स आए थे प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था। अभी कितना चल रहा है? 75, 85, अभी 90 से अबव हमारी कट ऑफ नहीं जा रही। और अभी जिस तरह का यूपीएससी का प्रीलिम्स को लेके नेचर है, हमें नहीं लग रहा कि 90-95 से ज्यादा कट ऑफ इन दिनों जाने वाली है। अगर आप अगले साल भी दोगे या उससे अगले साल भी, तो इजी नहीं हो रहा। यूपीएससी हर साल थोड़ा
टफ होता जा रहा है। तो आप किसी भी कैटेगरी से हो, अगर ये दिमाग में सेट कर लो कि प्रीलिम्स में 47 48 के आसपास क्वेश्चन आफ्टर नेगेटिव मार्किंग अगर हमारे सही हो गए तो हम मुख्य परीक्षा लिखेंगे। तो 50 एक मोटा मोटा क्या बना लो, आंकड़ा बना लो कि 50 क्वेश्चन जीएस में हमारे सही होने जरूरी है। ये प्रीलिम्स। अब फिर आप किसी भी कैटेगरी से हो, क्योंकि जनरल वाला ही अगर 50 पे लिख देगा तो बाकी सारी कैटेगरीज लिख सकती है। तो प्रीलिम्स का कितना 50 वाला टारगेट अभी दिमाग में सेट रखेंगे। कुछ भी हो 50 क्वेश्चन हमारे ठीक होने चाहिए। ठीक है, किसी ने प्रीलिम्स दिया अभी तक एक भी बार? नहीं दिया? चलो, आपको ये तो लगता होगा, आप इतने सारे इंटरव्यू और यूट्यूब पे सुनते होंगे कि मेजर चैलेंज यूपीएससी में क्या है। आपको क्या लगता है कि मेन प्रॉब्लम या आपको तैयारी में क्या परेशानी आने वाली है? कंसिस्टेंसी। ठीक है, लिख लेता हूं सबके। ठीक है, आपको लगता है कि आप रेगुलर पढ़ाई नहीं कर पाते, है ना? ओके, दूसरा, प्रीलिम्स बोला किसी ने कि प्रीलिम्स एग्जाम हमारा मेन प्रॉब्लम है। अच्छा, और देन कुछ तो सुना होगा भाई। चलो, आपने कहते नहीं, हम हिमालय पे, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े नहीं, लेकिन लोगों से कभी ना कुछ तो सुना ही होगा। अगर हम हिमालय जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप यूपीएससी की प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको कुछ तो लगता होगा यार, यहाँ मैंने सुना है सबसे ज्यादा समस्याएं आती है। एक बच्चे ने बोला कि सर कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम है, लंबे टाइम तक अपनी पढ़ाई को मेंटेन नहीं कर पाते। ये वाजिब है, होता है ऐसा बच्चों के साथ। तो उस प्रॉब्लम को भी कैसे टैकल करेंगे वो समय के साथ सीखेंगे। प्रीलिम्स बताया, और क्या लगता है आपको? सेल्फ डाउट, मतलब सेल्फ क्वेश्चन करने लगते हो आप, है ना? कि यार मैं उस लायक हूं भी या नहीं, है ना? यही ना? चलो, बहुत अच्छी बात है। और 30 है, बिल्कुल सही पकड़ लिया शुरुआत में, है ना? और अच्छा, प्रैक्टिस, देन और आंसर राइटिंग। देखो आया ना निकल के, आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम है। चलो, और क्या लगता है आपको? शुरुआत कैसे करें, मतलब वही ना, डे वन से जब हम चले तो कैसे चले, यही ना? कि डर ये होता है ना यार, एक साल बाद पता चला मैं सही रास्ते पे चल रहा था या नहीं, तो उस मेरा एक साल खराब ना हो जाए। तो इन्होंने बोला हमारी बिगनिंग क्वेश्चन मार्क वाली तो नहीं है ना, कि हम सही चल रहे हैं नहीं। और कुछ और? टाइम मैनेजमेंट, वेरी गुड। भैया पार्टिसिपेट करो, है ना? मैंने बोला मेरा 11 हफ्ते मेरे साथ ही रहना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट हो गया हमारा। देन रिवीजन, ओके। और ठीक है, चलो, मुझे एक किस्सा याद आ गया। ठीक है, आपसे शेयर करता हूँ। आप कपड़े तो हम सबके घरों में धुलते हैं या नहीं? तो जब कपड़े धुल के हम छत पे लेके जाते हैं, तो उनको सुखाने के लिए हमें वो क्या चाहिए होता है? तार, है ना? भी वो तार मिलेगा तभी कपड़ा सूखेगा। अब मैं पूछ रहा हूँ, अगर तार नहीं भी है तो क्या, नहीं है तो क्या आपका कपड़ा सूखेगा या नहीं सूखेगा? तो तार ज्यादा रिक्वायरमेंट है या धूप ज्यादा रिक्वायर्ड है? तो कपड़ा ज्यादा रिक्वायर्ड। चलो, कपड़ा तो धुल ही गया ना, हम कपड़े को ही बात कर रहे हैं। तो तार से ज्यादा रिक्वायर्ड अपने लिए क्या था? धूप ज्यादा रिक्वायर्ड थी। उसको बिस्तर पे भी डाल देते, अपनी घर की रेलिंग पे भी सुखा देते, तब भी वो सूख जाता। तो कहीं इनमें से बहुत सारे हमने ऐसे फालतू के तार तो नहीं बना रखे कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हो ही ना। हमें लग रहा है कि हमारी कंसिस्टेंसी एक प्रॉब्लम हो सकती है, हमें लग रहा है कि सेल्फ क्वेश्चनिंग एक प्रॉब्लम है, या प्रैक्टिस नहीं कर रहे, आंसर राइटिंग नहीं कर रहे। इसमें से बहुत सारी चीजें उस तार के जैसी हो सकती है जो वास्तव में एग्जिस्ट कर ही नहीं रही, लेकिन हमने सुन सुन के क्या कर लिया, अपने दिमाग में बिठा लिया कि ये प्रॉब्लम है। आ रही है बात समझ में? अब मैं आपको थोड़ा आगे लेके चलता हूं और बताता हूं कि एक्चुअल समस्या क्या है। ये तो यार आपने डिसाइड कर ही लिया ना, यूपीएससी करना है, फीस तो दे दी होगी ना सबने, तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं बचा कि नहीं करना। तो अब ये करना है, अगर हमने सलीके से किया तो ये सारी चीजें अपने आप ही क्या हो जाएगी,
खत्म हो जाएगी। हम डे 1 से ही जानते हैं कि हमारा हर स्टेप कैसे चलना है, तो प्रॉब्लम ही क्या है? इतना तो मन भी बनाया होगा यार 8-10 घंटे पढ़ना है अपने को, तो 8-10 घंटे पढ़ना है और क्लासरूम में एडमिशन ले लिया, तो फिर तो कोई समस्या वाली बात इसमें से ये सारी बातें अब कौन हैंडल करेगा? पीडब्ल्यू। आपको टाइम मैनेजमेंट में इश्यू आ रहे, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है? बिगिनिंग आपने थोड़ी ना करनी है, मैं आ गया ना यहाँ पे, मुझे करानी है। उसके बाद अगर कंसिस्टेंसी, मैं आपको इतना एंगेज रखने वाला हूँ, कहते नहीं आपको सांस ही नहीं मिलेगा, तो कंसिस्टेंसी का तो ऑप्शन ही गायब। और कहते नहीं एक बार अगर आपको व्यवहार में वो डिसिप्लिन में आ जाएगा तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा। फिर क्या है बिगिनिंग, सेल्फ क्वेश्चनिंग क्यों करोगे जब मैं पर डे आपको क्लास में तैयार कराने वाला हूँ, पर डे या हर लेक्चर के बाद प्रीलिम्स में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंस में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनको आपको सॉल्व करा देता हूँ और क्लास में ही आपको लग रहा है यार मैंने तो वाह कर दिया ये तो सेल्फ क्वेश्चनिंग के लिए कुछ बचेगा आपके लिए। और अभी 25 मई को एग्जाम होगा तो तब तक काफी हमारे टॉपिक भी कवर हो जाएंगे, आपको लगेगा यार हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं, आप देखोगे उस पेपर को। टाइम मैनेजमेंट क्या यहीं बिठा के रखेंगे भाई आपको, टेंशन ना लो, और इतना असाइनमेंट और इतना काम कराएंगे आपसे कि ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम कब आता है जब आपको खुद से बहुत सारी चीजें क्रिएट करनी है और हमें तो पता नहीं वो एग्जैक्टली हमारा रास्ता क्या है। तो जब हम आपको ये बोलेंगे ये करना है, ऐसे करना है, आपको कल ये रिपोर्टिंग करनी है, इतने आंसर अटेम्प्ट करने हैं, ये लाके देना है, इतना प्रैक्टिस करना है, तो टाइम मैनेजमेंट बचा ही कहाँ? छुट्टी। अब फिर वो आपको देखना है कि दीपावली पे 15 दिन की छुट्टी चाहिए या 1 दिन की चाहिए, वो तो फिर आपको ही देखना होगा। तो ये मोस्टली अपना उतना प्रॉब्लम नहीं है। असली प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ, असली प्रॉब्लम क्या है और वहां तक अपन कैसे जाएंगे, ठीक है? तो आज का ये सारा हमारा जो डिस्कशन है, ये देखिए, दिस इज योर ड्रीम प्लेस। मैं यूपीएससी को ड्रीम प्लेस नहीं बता रहा, वो तो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है। ड्रीम प्लेस तो हम सबका यही है, लवासना ही तो जाना है यार, अल्टीमेटली सबको उधर जाना है। तो आज का पूरा डिस्कशन हम सिलेबस पे, सेकंड हमारा रोल ऑफ पीवाईक्यूज। कुछ टॉपर को आपने रिजल्ट आते ही सुना होगा कि क्या सिलेबस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है? कुछ ने बोला होगा मैंने पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, प्रीलिम्स के हो या मेंस के हो। फिर कुछ आप सुनोगे मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी, कुछ बोलेगा वो हमने 4 किताबें पढ़ी, ठीक है? देन ये सारी चीज पे डिस्कशन, और फिर पीडब्ल्यू आपके लिए कैसे गेम चेंजर बनने वाला है इस पूरी जर्नी में, इस पे आज का हमारा पूरा डिस्कशन होगा। शुरुआत कहाँ से करेंगे? सिलेबस पे, कि जो टॉपर बोल रहा है सिलेबस, एक बार उस सिलेबस को हम देख लेते हैं। इन दिनों क्या हो गया ना, जब हम तैयारी करते थे तो यूट्यूब का उतना बड़ा क्रेज नहीं था, तो कोई बोलने वाला नहीं था, सिलेबस सिलेबस सिलेबस। क्लासरूम में जाते थे, टीचर जो कराता था वो कर लेते थे, लगता था यही सिलेबस है। अभी तो हर कोई सिलेबस बोलेगा, तो अब सिलेबस की कहानी सुनो, देखो बच्चा, ये लो यूपीएससी अपना सिलेबस नोटिफिकेशन आता है ना, इस साल 12 फेब के आसपास आया था, उस नोटिफिकेशन में सिलेबस को बताता है। तो यूपीएससी नोटिफिकेशन, आप जो भी आपका टारगेट ईयर होगा, 2026 होगा, 2027 होगा, यही होंगे, 28 होगा, आपको नोटिफिकेशन में सिलेबस बताया जाता है। तो वहां प्रीलिम्स का सिलेबस देगा, मेंस के जीएस के चारों पेपर का सिलेबस देगा, आपका ऑप्शनल जो होगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पीएसआईआर, उनके भी वो सिलेबस बताएगा कि ये सिलेबस है। तो जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, सुनो, और प्रीलिम्स वाला एग्जाम है हमारा, तो यूपीएससी क्या कर रहा है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 घंटे का होगा, और उसने बताया हिस्ट्री का सिलेबस के नाम पे हिस्ट्री को बता रहा है, ज्योग्राफी के सिलेबस के नाम पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताऊंगा, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड। अगर इसको हिंदी में देखें हम, हिंदी में देखो क्या लिखा है, ये भारत एवं विश्व भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल। क्या है इस सिलेबस में, आपको पता चल रहा है क्या? इंडिया में मुझे क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है? भैया जब आपने इन्होंने जो फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी अगर आप बोल रहे हो तो इससे मतलब क्या है? ना कोई बुक लिस्ट, ना अंदर का कोई सब टॉपिक। जैसे हम यूनिवर्सिटीज में भी जाते हैं ना, फर्स्ट ईयर में पता चल जाएगा यार हम ये मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री, हिस्ट्री,
तो हमें एक सिलेबस होता है, तो यहाँ तो साइलेंट है ये। तो वो जो टॉपर कह रहा है कि सिलेबस को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, तो मैं तो इसको अगर 1000 बार भी पढ़ लूं और अगर मैं कुछ नहीं जानता तो इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इफ यू आर नॉट फ्रॉम ज्योग्राफी बैकग्राउंड देन आपके लिए बिल्कुल ब्लैंक है। सेम हिस्ट्री के लिए। आ रही है बात समझ में? चैलेंज क्या है? अपने को इस एग्जाम को समझना सबसे बड़ा चैलेंज है। देन मुख्य परीक्षा, अब दिखा देता हूं मैं आपको। मुख्य परीक्षा पे चलते हैं। ये देखो 4 पेपर है हमारे मेंस के। ये लीजिए, सामान्य अध्ययन 1, भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज। 4 टॉपिक है हमारे पीएस पेपर 1 मुख्य परीक्षा। शुरुआत में बताया था ना, प्रीलिम्स, मेंस, देन इंटरव्यू। पेपर 2 शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। पेपर 3 प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, आपदा प्रबंधन, सुरक्षा। पेपर 4 जिसको आप एथिक्स बोलते हो, नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति। कुल मिला के अगर हम देखें तो 18 के आसपास ये टॉपिक है। यहां पे भी यूपीएससी ने कुछ बहुत ज्यादा खुल के बताया नहीं। जैसे यहां ज्योग्राफी है, इसने बोला विश्व का इतिहास एंड भूगोल। चलते हैं यहाँ पे, ये देखो। ये लीजिए, तो मेंस में ज्योग्राफी का सिलेबस क्या बता रहा है? विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, दक्षिणी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए विश्व, भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक उद्योग, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, हलचल, चक्रवात। चलो ये 4 टॉपिक तो ऐसे हमें सीधा पता है, भूकंप क्या होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, ये टॉपिक पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ये इधर बोल रहा है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड उसके बाद मेजर रिसोर्सेज ऑफ, रिसोर्सेज तो हजारों है। तो फिर वो चोपर ऐसा क्यों कह रहा है कि मैंने इस सिलेबस को बहुत अच्छे से पढ़ा? समझ रहे हो ना? वो इसलिए कह रहा है कि ये जो लिखा है, लिखा यूपीएससी ने यही है, इसको उसने डिकोड करना सीखा। अब डिकोड करने का रास्ता क्या हो सकता है? आप में से कौन बताएगा? पीवाईक्यू। कि अब वो जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड कह रहा है, तो हम यूपीएससी के पीवाईक्यूज को देखेंगे लास्ट 20-25 ईयर्स को, कि वो इस टॉपिक से वो क्या क्या क्वेश्चंस पूछता है। तो पीवाईक्यूज आपने खुद ही बताया, पीवाईक्यूज हमें डिफाइन करेगा कि हमारा एग्जैक्ट सिलेबस क्या है। दैट्स व्हाई टॉपर बोलता है कि मुझे पीवाईक्यू से मैंने बहुत फॉलो किया, सिलेबस को बहुत अच्छे से समझा, क्योंकि पीवाईक्यू ही बता रहे हैं आपके कि अगर वर्ल्ड के मेजर नेचुरल रिसोर्सेज है तो वो 10 रिसोर्स से ज्यादा किसी पे जा ही नहीं रहा। वो कोल पे जा रहा है, पेट्रोलियम पे जा रहा है, नेचुरल गैस पे जा रहा है, वो यूरेनियम पे जा रहा है, वो गोल्ड पे जा रहा है। ऐसे 10-15 ही रिसोर्सेज है, तो अपने को हजारों पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। और आप सोचो कि सर हो सकता है उनके टाइम तक ना पूछा हो, हमारे टाइम पे अगर यूपीएससी ने कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछ लिया तो हमारा क्या होगा? वो फिर सबके साथ होगा। वो आप अकेले ऐसे नहीं होंगे, कहते नहीं शायद आप पिछड़ते तब हो जब आप में से कोई और आपसे कुछ ज्यादा जानता हो। जब पूरा मार्केट, पूरा इकोसिस्टम उसी बेस पे प्रिपरेशन कर रहा है और हम भी उसी बेस पे कर रहा है, तो अगर कोई चीज हमें नहीं आएगी तो सामने वाले को भी नहीं आएगी, तो उससे हमारे कंपटीशन में फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप ये समझ गए कि पीवाईक्यू से ही हमारा सिलेबस डिकोड होगा। तो पहला मेजर चैलेंज क्या था? हमें यूपीएससी के सिलेबस को समझना है। तो हमारा ज्योग्राफी का भी अगर मुझे सिलेबस बनाना हो तो ये ज्योग्राफी का सिलेबस पीवाईक्यू के बेस्ड पे बना क्या है। तो पूरा प्रीलिम्स और मेंस का हमने सिलेबस डिजाइन किया है। ज्योग्राफी सिलेबस प्रीलिम्स एंड मेंस हमने पूरा पीवाईक्यू प्रीलिम्स के और मेंस के पिछले 25 साल के उठा के हमने इस सिलेबस को बनाया है। अब कि यूपीएससी 25 साल में इन टॉपिक से बाहर कभी गया ही नहीं। तो वो सिलेबस मैं आपको अब मैं दिखा देता हूं। जैसे पहला सिलेबस का हिस्सा है हमारा कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड विज्ञान जिसको बोलते हो, और जियोमॉर्फोलॉजी। ये देखिए, हम पीवाईक्यूज को पढ़ना शुरू किया। दिख रहा है पीछे आप सभी लोगों को स्क्रीन पे? ब्रह्मांड विज्ञान और भू आकृति विज्ञान, इसमें पृथ्वी, उसकी उत्पत्ति, उसका विकास, सोलर सिस्टम, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, महाद्वीप, महासागरों की उत्पत्ति,
उसके बाद भूकंप, ज्वालामुखी, महत्वपूर्ण आकृतियां, चट्टानें, मिट्टी, बहुत सारा मिनरल्स और जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, ये हमारा सिलेबस बन गया। और ये पिछले 25 साल के क्वेश्चन को देख के हमने बना लिया। इससे बाहर यूपीएससी कभी भी नहीं गया। आप कभी भी क्वेश्चन उठा के देखोगे इसी में ही घूम रहा है वो। सेकंड, क्लाइमेटोलॉजी आ गया हमारा, जिसको हम बोलते हैं जलवायु विज्ञान। थोड़ा इंग्लिश बोलूं चलेगा? मुझे बता दो ना, विशुद्ध हिंदी भी बोल सकता हूं और विशुद्ध इंग्लिश भी बोल सकता हूं और बाइलिंगुअल भी रह सकता हूं। ठीक है, कुछ कुछ इंग्लिश चलेगा ना? ठीक है। थोड़ा क्योंकि यार क्वालिफाइंग है ना यार, उधर 300 नंबर का, 75 तो उसमें भी लाना ही है। तो इतनी दूरी बनाएंगे तो फिर कैसे आगे जाएंगे? तो वायुमंडल का संगठन, संरचना, सूर्यताप, तापमान, वायुदाब, वर्षा, बादल, चक्रवात, पवने, वायु राशियां, जेट स्ट्रीम, है ना, विभिन्न जलवायु और उससे रिलेटेड उन जलवायु में कैसे हमें फॉरेस्ट वन मिलते हैं, ये हमारा सिलेबस हमने डेवलप कर लिया। फिर ऐसे ही ओशनोग्राफी पे गए, समुद्र विज्ञान, महासागर से संबंधित भू आकृतियां, ये सब कुछ इसमें आया। तो ऐसे करके हमने इसको पूरा ब्रेक डाउन कर लिया बच्चा। ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाने वाला हूं तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, ये स्टेप बाय स्टेप सब चलेगा हमारा। फिर इंडिया ज्योग्राफी, मैप बेस्ड क्वेश्चन आए हमारे। ठीक है, फिर माउंटेन, ग्लेशियर और उनसे एसोसिएटेड जो हमारे लैंड फॉर्म्स है। ओके, थैंक यू। भारत का भूगोल, चट्टान, मिट्टी, खनिज, अन्य प्राकृतिक संसाधन, ये हमारा पूरा इस तरह से ज्योग्राफी का हमने सिलेबस बनाया। ज्योग्राफी के सिलेबस को दो तरीके से हम देख सकते हैं, अपन इधर नहीं जाते। ठीक है, पहला, कुछ लोग आपने सुना होगा फिजिकल ज्योग्राफी और कुछ बोलेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी, कुछ बोलते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। है क्या? तो बेसिकली ज्योग्राफी की जैसी नेचर होगी, उसमें बहुत सारी घटनाएं ऐसी होगी जो फिजिकल प्रोसेस है, यानी कि नेचुरल बेस्ड या नेचर के प्रिंसिपल बेस्ड है। तो वो चाहे इंडिया हो चाहे पूरी दुनिया हो, सब पे लग रही है। भाई माउंटेन बिल्डिंग हो रहा है ना, प्लेट्यूज बन रहे हैं, प्लेन्स बन रहे हैं, डेजर्ट फॉर्म हो रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जलवायु मिल रही है, तो वो पार्ट हो गया हमारा एंटायर फिजिकल। फिर इंसान भी तो है इस पूरी नेचर में, इंसान सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्राणी। अब वो बोलेगा यार मुझे तो कुछ ना कुछ करना है, मुझे पेड़ काटने हैं या मुझे अपनी इंडस्ट्रीज। अब इंसान के अलावा किसी जानवर ने अपनी कोई उद्योग नहीं लगाया, लगाया क्या? इंसान करता है। यानी कि ह्यूमन ने नेचर के साथ इंटरेक्ट करके कैसे कुछ चीजें डेवलप की है, दैट इज पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। या हम ह्यूमन जिस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो आ गया किसमें? ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड जो फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। अगर हम दुनिया के माउंटेन बिल्डिंग देख रहे हैं तो इंडिया में ये भी देखेंगे भाई हिमालय कैसे बना, पश्चिमी घाट कैसे बना। अगर हम ये देख रहे हैं कि अफ्रीका के डेजर्ट कैसे फॉर्म हो रहे हैं, तो एट द सेम टाइम हम ये भी देखेंगे हमारा भैया थार वाला डेजर्ट कैसे बना। तो उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना। वर्ल्ड ज्योग्राफी बोल रहे, इंडिया ज्योग्राफी बोल रहे, फिजिकल ज्योग्राफी बोल रहे, इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी बोल रहे, पढ़ना हमें यही है। तो उस अननेसेसरली बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर ह्यूमन ज्योग्राफी तो कराया ही नहीं, चाहे उसको मतलब ना पता हो, पर लेकिन उसने किसी को सुना है कि फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, चाहे वो पढ़ रहा हो उसको नहीं पता। उसका मैं एक बार आपको एग्जांपल देता हूँ। वंस आई वाज इन शिमला, तो मैं वहाँ रिज रोड पे खड़ा हुआ, वहाँ पे सामने बहुत सारे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स दिख रहे, तो दो चार लोग और वहाँ खड़े, कह रहे देखो वो रहा सामने हिमालय है। मैंने कहा भैया आप भी हिमालय पे ही खड़े हो, शिमला इज ऑल्सो पार्ट ऑफ हिमालय है, तो आप तो खुद हिमालय में खड़े, लेकिन हमें क्या लग रहा है वो है हिमालय। ऐसा नहीं होना चाहिए, हम वही पढ़ रहे हैं। तो आप उस टर्मिनोलॉजी से कंफ्यूज मत होना कि वो ह्यूमन है, फिजिकल है, वो सारा मैं आपको क्लास में ही बताता चलूंगा और आप समझते चलना। तो दिस इज सिलेबस, ये हमारा पूरा सिलेबस बना बच्चा। ये थोड़ा सा यार ग्लिच है, एक दो दिन में बोला है मैनेजमेंट ने, ठीक हो जाएगा, है ना। हम ये दिखाने में तो कोई समस्या नहीं, अब इस पे मैं कल से लिखूंगा कैसे मुझे ये वाला प्रॉब्लम ज्यादा लग रहा है। भारत की भौतिक विशेषताएं, जलवायु, विभिन्न वन प्रकार, कृषि होगी, सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, हवाई अड्डा, ये सारा चीजें आ गया। अब यहां से मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। आप जो सब्जेक्ट मुझसे पढ़ने वाले हो इसका वेटेज देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर था ना ये अपना, आपको याद हो, जिसमें भारतीय विरासत, संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल, समाज, ये था। तो इसमें ज्योग्राफी का क्या वेटेज है?
मतलब जो ज्योग्राफी आप पढ़ने वाले हो, आपको पूरा मेंस में जीएस के 4 पेपर है, जीएस पेपर 1 2 3 4, 1000 नंबर। तो इस 1000 नंबर में आपके इस ज्योग्राफी का रोल क्या है? विश्व का ये भूगोल, ठीक है। तो इस 250 नंबर के पेपर में बच्चा, इसमें कैसे कैसे आता मैं आपको बताता हूं। इस 250 में से 100 से 120 नंबर का आता है ज्योग्राफी, ठीक है। फिक्स है 65 मार्क्स का, 60 से 65 नंबर का आता है आपका सोसाइटी। और बाकी आएगा आपका हिस्ट्री, ठीक है। तो जीएस पेपर फर्स्ट, मुख्य परीक्षा की बात कर रहा हूं अभी, प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहे। जो फर्स्ट पेपर के अंदर ज्योग्राफी है वो कितना है, सबसे ज्यादा वेटेज ज्योग्राफी का ही है। तो आपको पेपर फर्स्ट में अच्छा स्कोर करना है। जैसे इस साल बहुत सारे बच्चों के पेपर फर्स्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, क्या कारण हो सकता है? हिस्ट्री के तो क्वेश्चन कुछ बाउंसर जाते हैं, इधर आपने ये आपका स्ट्रॉन्ग था नहीं, तो डेफिनेटली अपने मार्क्स नीचे आने। तो पेपर फर्स्ट में इफ यू वांट टू स्कोर 110 से 120 का अगर आपको ये रेंज चाहिए, तो वो विदाउट ज्योग्राफी आपका पॉसिबल नहीं है। ये बात अपने को समझनी होगी। पेपर थर्ड के अंदर जो डिजास्टर मैनेजमेंट है वो भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको। डिजास्टर मैनेजमेंट के और ज्योग्राफी जीएस पेपर फर्स्ट के क्वेश्चन इंटरचेंज होके आते हैं। कई बार वो क्लाउड बस्ट जीएस पेपर थर्ड के आपदा प्रबंधन में पूछता है, कभी यहां पूछ लेता है। कभी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर प्रोजेक्ट के चैलेंजेस कई बार वो जीएस पेपर थर्ड के आपदा प्रबंधन में पूछता है, कई बार इधर पढ़ता है। तो इन दोनों सब्जेक्ट को क्लब करके ही पढ़ेंगे, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेज। तो ये दोनों सब्जेक्ट मेरे पास ही है, तो इसलिए आपको घबराने वाली बात नहीं है। तो ये 110 नंबर मिनिमम पे चलते हैं, और उधर आपका 30 नंबर का डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि 140 नंबर। ये ज्योग्राफी का वेटेज है। और हर साल एक ऐसे, 8 ऐसे आते हैं जिसमें से 2 लिखने होते हैं आपको। एक ऐसे में ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा। तो थोड़ा ऐसे वाला पार्ट भी 125 मार्क्स का, क्या ऐसे वाला पार्ट, उसमें आपका ज्योग्राफी है। उसके साथ जीएस पेपर 4 एथिक्स आप पढ़ते होंगे। आप एथिक्स की केस स्टडीज उठाओगे ना, तो हर साल किसी ना किसी आपदा पे एक प्रश्न आता है। आप किसी आपदा प्रवण राज्य के मुख्य सचिव है ना, आपके राज्य क्लाउड बस्ट की घटना से प्रभावित है, हाल ही में एक ऐसी घटना हुई, या कई बार वो फ्लड से रिलेटेड कोई बना देगा, ठीक है, अर्बन फ्लड का बना देगा, कोई नेचुरल डिजास्टर बेस्ड एक केस स्टडी आती ही है आपकी। तो 20 मार्क्स आपका क्या हो गया। तो हमें ज्योग्राफी आती है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, तो एग्जैक्टली हमें पता है कि करना क्या है। उधर हवाबाजी और गप्पेबाजी तो करनी नहीं ना। अपने को पता चल गया किसी भी डिजास्टर को हैंडल करने का, डिजास्टर से पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद एक ऑफिसर क्या कर सकता है। तो वो अपना पता है। हम बोलते रहे नहीं मैं पावर हूं, मैं ये इसको फोन कर दूंगा, पीएम जी को कॉल लगा दूंगा, रिश्तेदार है हमारे, ऐसा तो कुछ करेंगे नहीं ना। हमारे पास जो गाइडलाइन है उसका वो हम फॉलो अप लेंगे उसको। तो कुल मिला के टोटल आपका कितना हो गया है, दिस इज 140, मतलब 250 प्लस में आपका ज्योग्राफी का रोल रहेगा। ये अपने को समझना है। हम ज्योग्राफी को सिर्फ ज्योग्राफी ना समझे, 110 नंबर ना समझे, और ज्योग्राफी को सिर्फ प्रीलिम्स ना समझे। ज्योग्राफी प्रीलिम्स, ज्योग्राफी मेंस, और हर सब्जेक्ट में ज्योग्राफी का जीएस पेपर 1 2 3 4 को रिलेशन क्या है। जैसे आपने कई बार टॉपर को सुना होगा ना, इंटरलिंक करना सीखा मैंने। तो ज्योग्राफी आपको कैसे हेल्प सोसाइटी में कर रही है, ज्योग्राफी कैसे हेल्प पॉलिटी में कर रही है, ज्योग्राफी ने हिस्ट्री में क्या रोल प्ले किया, वो सारा हमारे क्लासरूम पार्ट में आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब बताओ, कंसिस्टेंसी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम था या सिलेबस समझना ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है? ठीक है ना, तो हम फालतू के तार नहीं बनाएंगे। बिगनिंग किसने बोला था, आपने। तो बिगनिंग सही, अपन सही प्रोसेसिंग कर रहे हैं ना, कि एग्जैक्ट हमें शुरुआत कहां से करनी है। सबके सवालों के जवाब। अच्छा, अब हम प्रीलिम्स में देख लेते हैं। ये प्रीलिम्स का है बच्चा, प्रीलिम्स एग्जाम डिटेल्ड एनालिसिस 2011 से 14। 11 इसलिए लिया क्योंकि 11 में यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया, यूपीएससी प्रीलिम्स का। 11 से पहले एक ऑप्शनल सब्जेक्ट और एक जीएस का पेपर होता था।
अगर आपने सुना हो कभी, कोई सीनियर हो, ठीक है। तो पहले एक सब्जेक्ट ले लेते थे हम, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पीएसआईआर, मैथ्स, उस पे 120 क्वेश्चन आते थे और एक जीएस का क्वेश्चन होता था। सी सेट नहीं होता था 11 से पहले, 11 में सी सेट इंट्रोड्यूस हुआ। तो 11 के बाद ही इसलिए मैंने लिया है, 11 के बाद यूपीएससी ने अपनी पूरी एग्जाम के पैटर्न को और नेचर को चेंज किया है। आप, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर कुछ का हमने सुना है 1995 में, करना नहीं है वो वाला, वो पैटर्न ही गया, कहते नहीं वो दौर ही चला गया। तो हम 11 से 24, ये जो हमारे पास लास्ट 14 ईयर्स है, इसमें यूपीएससी क्या पूछ रहा है और कैसे पूछ रहा है, ये समझने की कोशिश करते हैं। ज्योग्राफी के साथ साथ मैं आपको बाकी सारे सब्जेक्ट भी बता रहा हूं। ये देखो, दिख रहा है क्या पीछे तक? ये देखो, साल 2011 से 2023, 24 वाला नेक्स्ट स्लाइड पे लगा है, स्पेस कम रह गया था। ज्योग्राफी और मैपिंग का क्वेश्चन देखो, 11 में 11, 17, 18, 14, 16, 7, 9 ऐसे करके 2023 और 24 रिमार्केबल ईयर थे। 23 में 23 क्वेश्चन और 24 में 18 क्वेश्चन सिर्फ ज्योग्राफी से थे। कितने में से? 100 में से, यानी कि 20% के आसपास जा रहा है और सम टाइम 25%। उसके बाद एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी रिलेटेड है, मतलब हम जब मास्टर्स करते थे तो एनवायरनमेंट को हमने ज्योग्राफी के साथ ही पढ़ाई, अलग से कोई सब्जेक्ट नहीं, पार्ट ऑफ ये है, ठीक है। इधर भी देखो लगातार 15, 17, 17, 17, 18, कंसिस्टेंसी मेंटेन है, 15 से नीचे यूपीएससी एनवायरनमेंट में नहीं जा रहा। तो ये दोनों सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तकरीबन 35 से 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट से ही। आप बोलोगे इतनी नाइंसाफी क्यों? इन दोनों सब्जेक्ट को यूपीएससी इतनी वरीयता क्यों दे रहा है? भाई हिस्ट्री ने क्या बिगाड़ा है? इतना बड़ा हिस्ट्री है, ठीक है, या साइंस एंड टेक ने क्या बिगाड़ा है? उसका रीजन है यूपीएससी प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होता है, वो एक तो आईएएस बनते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, उसी से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस नामक एक एग्जाम है, भारतीय वन सेवा। तो ये प्रीलिम्स का एग्जाम कॉमन एग्जाम होता है दोनों परीक्षाओं के लिए। तो क्योंकि भारतीय वन सेवा है, तो उसमें ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का वेटेज ज्यादा रहेगा ही। तो इसलिए आप दिमाग से ये बात निकाल देना कि कभी ऐसा होगा कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का वेटेज कम तो नहीं होगा, नहीं होगा। जब तक ये दोनों परीक्षाएं एक साथ हो रही है, तब तक ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट का वेटेज 30+ रहेगा ही रहेगा। और इन दोनों सब्जेक्ट की अच्छी बात यह है कि दोनों कंसेप्ट बेस्ड ज्यादा है। ज्योग्राफी का एक भी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर बेस्ड नहीं मिलेगा, चाहे क्लाइमेटोलॉजी हो, जियोमॉर्फोलॉजी हो, ओशनोग्राफी हो, इंडिया ज्योग्राफी हो, सारे के सारे क्या है, या तो टेम्परेचर को या ह्यूमिडिटी को या करंट्स को, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो वहां यूपीएससी के साथ ज्यादा छेड़खानी करने का ऑप्शन नहीं है। जितना छेड़खानी वो हिस्ट्री और पॉलिटी में कर सकता है, उतना छेड़खानी ज्योग्राफी एनवायरनमेंट में भी करता है, तो करंट अफेयर को लेके करता है, वो तो हम पढ़ेंगे। फिर वो करंट अफेयर का चैलेंज जितना इकोनॉमी में है, जितना पॉलिटी में है, उतना फिर एनवायरनमेंट में भी रहेगा। तो ये दो सब्जेक्ट क्या है, तकरीबन 35 से 40 मार्क्स के, ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं। और अगर आपको पीटी पास करना है, और वो जो मैं बोला हूं 44 नंबर, 44 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन करने हैं, तो रास्ता ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट की गलियों से होकर ही गुजरेगा, क्योंकि यहां पे हमारा एक्यूरेसी ज्यादा है। एक्यूरेसी इन द सेंस, नेचुरल प्रिंसिपल्स को यूपीएससी ट्विस्ट नहीं कर सकता। कर देगा क्या? टेम्परेचर पे क्या, कौन सी सरकार कौन सा नया डिसीजन ले सकती है? या हिस्ट्री के जिस तरह से वो सोर्सेस चेंज कर देता है, मल्टीपल एक्सप्लेनेशन होती है, एक हिस्टोरियन किसी चीज को अलग तरीके से बता रहा है, दूसरा उसी की व्याख्या उसी घटना की अलग तरीके से कर रहा है। नेचुरल फिनोमिनन है, सब एक ही बात बोलेंगे। तो यहां हम क्या है, एक्यूरेसी वाइज हमें यह भी समझना होगा किस सब्जेक्ट में कितना एक्यूरेसी चलता है। तो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एक्यूरेसी के हिसाब से सबसे सेफ सब्जेक्ट है। तो किसी भी कीमत पे इधर हमें कमजोर नहीं होना, ये बचाएंगे आपको। मतलब ये आधा तो यही पास करा देंगे और आधे की लड़ाई आपको वो 50 नंबर तक की इन बाकियों से लड़नी है। आधे में ये दो और आधे में बाकी सभी, क्योंकि इकोनॉमी में क्या है, करंट अफेयर का बहुत सारा इनपुट रहेगा। बेसिक्स के बावजूद भी आपको करंट इवेंट को, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, उनके क्या इंपैक्ट आ रहे हैं, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, बहुत चैलेंजिंग रहेगा। ठीक है, इधर वो उतना चैलेंजिंग नहीं है, छेड़खानी का ऑप्शन नहीं है। तो यस बच्चा, आपका इंग्लिश मीडियम है, तो ये क्लास तो हिंदी मीडियम का है। हाँ,
फर्स्ट फ्लोर है, तो आपने इतना क्यों झेला मुझे? वैसे तो झेलने लायक बात नहीं थी। चले जाओ, बच्चा है ना उस वाली क्लास में। ये हिंदी मीडियम का क्लास है। इससे एक अच्छा सबक इस बच्चे से हमें क्या सीखना है? इतनी देर टॉलरेट नहीं करना। कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, मैं पढ़ाऊंगा तो बोल देना सर, ठीक है। अब ये देखो, ये यहाँ बैठे आधा घंटा हुआ, उधर क्लास चल रही होगी, आपने एक टॉपिक को मिस कर दिया, पूरे दिन स्ट्रगल करोगे। बाजू वाले से पूछ लेंगे भैया से, अरे क्यों, मैं हूं ना भाई, उसी से ही पूछो। क्लास के बाद नीचे जो आपका फैकल्टी रूम है उसमें बैठा रहूंगा आधा घंटा, आओ बातचीत करो, समस्याएं सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी सॉल्व होगी, ठीक है ना। लंबा नहीं खींचना, एंड ऑफ द डे जिसको ईओडी बोलते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपन बिल्कुल भी। तो ये देख लो बच्चा, आपके पास 11 से लेके 24 तक का ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, अभी पिछले 3 साल से तो 30+ चल रहा है। अदरवाइज कभी भी 27-28 से कम क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से नहीं आए। तो सेम इस बार भी आप देख लेना, 30+ ही ये रहने वाला है। तो प्रीलिम्स में पास करना है तो ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को अच्छे से हमने को क्या करना होगा? पकड़ बनानी होगी, ठीक है। आ रही है समझ में? तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी कि अपने आप ही, अरे यार पता है यार, एग्जाम इसके बिना पास नहीं होना, ये पढ़ना ही पढ़ना है अपने को। टाइम मैनेजमेंट होगा क्या भाई? आप मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ने लगे प्रीलिम से 1.5-2 महीने पहले, आने ही नहीं भाई, वो इधर है, कृपा दृष्टि तो इधर छुपी हुई है। तो टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि हमने समय को सही प्रबंधन किया, तो अपने को समझ में आ रहा है एग्जाम, तो सही प्रबंधन कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, क्योंकि ज्योग्राफी की मैं बात कर रहा हूं तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट क्या है। समझो बच्चा इसको, ये मैंने आपको और भी डिकोड कर दिया है। ये देखिए, साल 2011 से 24 तक जो हम ज्योग्राफी का सिलेबस ये दिखाया मैंने आपको, कॉस्मोल, ब्रह्मांड विज्ञान, भूआकृति विज्ञान, समुद्र विज्ञान, इंडिया ज्योग्राफी, उसमें भी यूपीएससी कहाँ ज्यादा फोकस कर रहा है, ये भी तो पता चला है अपने को। पिछले 14 ईयर्स का पैटर्न देखो, कॉस्मोलॉजी से 7 क्वेश्चन पूछे, और वो भी 7 के 7 पिछले 3 साल के अंदर पूछे। एक क्वेश्चन पूछा था साल 2013-14 के आसपास, इसका वेटेज लास्ट 2 ईयर में गया है। 7 क्वेश्चन है पिछले 14 साल में से, ऑन एन एवरेज का मतलब एक क्वेश्चन भी नहीं है। क्लाइमेटोलॉजी 19 क्वेश्चन, ऑन एन एवरेज हर साल आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेटोलॉजी से। ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान 10 क्वेश्चन, हर साल लगभग एक क्वेश्चन, कभी पूछता है कभी नहीं, पूछना है कुछ, ठीक है। ज्योमॉर्फोलॉजी 7 क्वेश्चन, लास्ट 2 ईयर से ही वेटेज बढ़ा है, उससे पहले ज्योमॉर्फोलॉजी से यूपीएससी ने क्वेश्चन नहीं पूछे। वर्ल्ड ज्योग्राफी 38 क्वेश्चन है, तो हर साल 3-4 क्वेश्चन वर्ल्ड ज्योग्राफी के हैं। एंड हु इज द विनर? इंडिया ज्योग्राफी। कितने क्वेश्चन है? यानी कि ऑन एन एवरेज अगर इसका निकालो लास्ट 14 ईयर में कितना आएगा? 7 से 8 क्वेश्चन। तो हम तैयारी कर रहे हैं, हम कहाँ फंसे हुए हैं? जो मॉर्फोलॉजी नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा, मत आने दो, कृपा दृष्टि उधर है अपनी। इंडिया ज्योग्राफी अपना स्ट्रांग होना जरूरी है, इधर वर्ल्ड ज्योग्राफी स्ट्रांग होना जरूरी है। ये 2 सब्जेक्ट स्ट्रांग है और इन दोनों पे हमने अच्छा काम कर लिया, ठीक है। पीटी वाला ज्योग्राफी का प्रॉब्लम सॉल्व, समझे? यूपीएससी देखो, मैंने क्या बताया था, शुरुआत क्या करा था प्रीलिम्स का सिलेबस? सिलेबस क्या था? भारत और विश्व का प्राकृतिक, आर्थिक और सामाजिक भूगोल, सिर्फ इतना सिलेबस था। उस सिलेबस में हम कहां तक आ गए? कितने डीप रूटेड आ चुके हैं। अब आप बोलोगे सर कॉस्मोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, इसके भी तो अंदर बहुत सारे टॉपिक होंगे, अब मुझे कैसे पता चले कि किस टॉपिक को कितना अपने को कमांड में रखना है? होता है ना, सब इक्वली आपकी कमांड में नहीं हो सकते, लेकिन कुछ ऐसे है जो आपको किसी भी कीमत पे स्ट्रॉन्ग करने ही होंगे। तो वो मैं दिखा देता हूं आपको कि ये जो पूरा है, ये जो पूरा का पूरा है, आप इसमें देखो, कॉस्मोलॉजी वाला जो मैंने 7 क्वेश्चन दिखाए हैं, उस पे अगर यूपीएससी ने आज तक जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो क्वेश्चन सिर्फ किससे आए हैं? वो क्वेश्चन बेसिक कंसेप्ट ऑफ कॉस्मोलॉजी, जिसमें आपका आकाश गंगाएं क्या होती है, स्टार का लाइफ साइकिल क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स क्या है, वैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट है इसमें, उससे आए हैं। या
अर्थ अपने अक्ष पर झुकी हुई है ब्रह्मांड में, तो उस झुकाव का क्या इम्पैक्ट है? पृथ्वी का रोटेशन और रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है? 4 क्वेश्चन है और ये सेम पूछा है यूपीएससी ने। मतलब 2015 में जो पूछा है ना, लैंग्वेज भी नहीं बदली, 2017-18 में वापस रिपीट कर दिया क्वेश्चन। तो अपने को ये भी पता है कि वो क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो कहां से आए हैं, बस ये और ये 4 चीज अपने को आती है, तो हम क्वेश्चन वापस से अटेम्प्ट करने की पोजीशन में होंगे। तो जब हम ये टॉपिक पढ़ेंगे हम सब कुछ, लेकिन जब ये टॉपिक आ जाएंगे तो हमारे दिमाग में अलार्म बज जाना चाहिए, भैया ये वही टॉपिक है जिससे यूपीएससी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सिलेबस का हमें पढ़ना सारा है, लेकिन लास्ट में ये भी तो होता है ना, लास्ट 1 मंथ सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस, क्योंकि आपके ऊपर ये प्रेशर रहता है यार, इतना सब कुछ हो गया, क्या पढ़े क्या छोड़े। आपको ये लगने लगता है मैं तो भूल गया सब कुछ, याद भी नहीं है, क्या मैं जो पढ़ रहा हूं वो उतना इंपॉर्टेंट था क्या? कई बार लगता है यार पता नहीं यार इससे पीटी में आएगा भी या नहीं। तो हमें पैटर्न से पता चल रहा है कि हम किधर ज्यादा फोकस करना है। ठीक, उसके बाद आप चलो, ये देखो जलवायु विज्ञान के जो 19 क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, ये देखो क्लाइमेटोलॉजी से आज तक 19 क्वेश्चन आए हैं। वायुमंडल की परतें और संरचना, हम उसी में लगे हुए हैं, उसी में ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि ओजोन का एक्चुअल केमिस्ट्री क्या है, मुझे ये समझना है। भाई क्यों 14 साल में एक ही क्वेश्चन पूछा है, वो भी बहुत सिंपल, कि वायुमंडलीय विक्षोभ किस परत में होते हैं, अपने को पता है क्षोभ मंडल में होते हैं, बात खत्म। मैं क्यों ओजोन पे अननेसेसरली 4 घंटे लगाऊं? ओजोन का केमिकल एग्जैक्ट मुझे रिएक्शन समझना है कि स्ट्रेटोस्फीयर में ऐसा क्या हो रहा है जो ओजोन बन रही है। समझ रहे हो इस चीज को, कि हमारा फोकस एरिया एक ही क्वेश्चन है, तापमान सूर्यताप 4 क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। आर्द्रता बादल पे 2 क्वेश्चन, पवन और पवनों से संबंधित बल, पवनें चल रही है तो क्यों चल रही है, या तो पवन या चलने के पीछे का जो फोर्स है, 4 क्वेश्चन। मॉनसून पे 2 क्वेश्चन, चक्रवात थंडरस्टॉर्म पे 3 क्वेश्चन और वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन पे 3 क्वेश्चन। इससे बाहर नहीं गया वो कभी। तो और भी ऐसे कम से कम 10 टॉपिक हम क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ेंगे। वो पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक टॉपिक को पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरे टॉपिक की समझ उससे जुड़ी हुई है। समझ रहे हो ना, कुछ चीज हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि वो नहीं समझ में आएगी तो नेक्स्ट चीज समझ में नहीं आएगी। तो पढ़ना सब कुछ है, लेकिन जब एग्जाम में हम जा रहे हैं तो अपने को समझ में आना चाहिए कि यार ये 5 या 7 टॉपिक पे मेरी कमांड है या नहीं, क्योंकि यूपीएससी कभी इससे बाहर नहीं गया और ये 25 सालों में भी नहीं गया। तो जब हम टेम्परेचर को, एयर प्रेशर को पढ़ रहे होंगे, तब हमें समझ जाना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज्योग्राफी के, क्लाइमेटोलॉजी के अंदर, वो अपने को नहीं छोड़ने किसी भी कीमत। ठीक है, चले, थोड़ा तकलीफ तो नहीं हो रही ना कोई? मतलब मैं चाह रहा हूं कि आप सब्जेक्ट की डेप्थ तक चले, अपन पढ़ाना सब कुछ मुझे ही है। मैं आता सीधा लिखो भाई, क्लाइमेटोलॉजी पहला चैप्टर, वायुमंडल की संगठन और संरचना। मैं चाहता हूं कि उससे पहले आपको ज्योग्राफी सब्जेक्ट और उसकी डेप्थ यूपीएससी कहां तक जा रहा है ये समझ में आ जाए। अलाइंड हो? कोई तकलीफ इस बात से? ज्यादा अच्छा ये होता कि मैं आके सीधा पढ़ाने लगता, या ज्यादा अच्छा ये होता कि आपको ये समझ में आ रहा है आज, कि आपको एग्जैक्टली पता है यार मेरी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर देखो यहां पे आ जाओ, समुद्र विज्ञान क्वेश्चन फिक्स है, कहां से आएगा? ये लो, हम 10 टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन इनसे ही आ रहा है। महासागर का तापमान 2 क्वेश्चन, जल संसाधन और वितरण 2014 में पूछा, 2016 में पूछा, 2018 में सेम क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बदला। क्यों? बदलने के लिए उसके पास है ही नहीं कुछ, क्या बदल देगा? फिर जितना महासागरों के अंदर पानी है यूपीएससी निकाल थोड़ी ना लेगा कि जाओ लगा दो सारे आईएएस ऑफिसर्स को पानी, इस बार क्वेश्चन चेंज करना है, वो तो उतना ही रहना है। महासागरीय धाराओं पे 2 क्वेश्चन, ज्वार भाटा पे 1 क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी या इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी पे 2 क्वेश्चन। वो इसलिए ये पिछले 3 साल से ज्यादा चर्चा में, इसलिए लास्ट 3 ईयर में ही आए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, करंट अफेयर वाला पार्ट हुआ ये। तो अपने को जब ओशनोग्राफी पढ़नी है, टेम्परेचर, धाराएं, ये और जल संसाधन का डिस्ट्रीब्यूशन पूरी पृथ्वी पर कहाँ कहाँ कौन कौन से रिसोर्सेज कैसे कैसे मिलते हैं, इतने को अपने को समझना जरूरी है। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा और
भू आकृति विज्ञान, ये 7 क्वेश्चन आए और पिछले 3 साल से ही इस पे से क्वेश्चन पूछना शुरू किया है। लास्ट ईयर क्वेश्चन था अपक्षय और अपर्दन पे, 2024 का प्रीलिम्स देखोगे आप, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर ही आया। ज्वालामुखी उद्गार, पृथ्वी की सतह पे जो चेंजेस आ रहे हैं, पर्वत पहाड़ मैदान क्यों बन रहे हैं, उस पे फोर्सेस पे क्वेश्चन पूछा। पृथ्वी का विकास, जीवन कैसे आया पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, कैसे हमारी अर्थ बनी जिसपे आज हम जी रहे हैं, ये हमेशा से जीने लायक थी, अब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन होके ये जीने लायक बनी। और भूकंप विज्ञान पे एक क्वेश्चन। तो जब हम ज्योमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे, अपने को समझ में आए तो सबसे ज्यादा क्या है, पृथ्वी की सतह और उस पर परिवर्तन लाने वाले बल, क्योंकि सबसे ज्यादा कोर टॉपिक भी ज्योमॉर्फोलॉजी का यही है कि वो कौन से फोर्सेज है जो हिमालय को बना रहे हैं, वो कौन से फोर्सेज है जो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा है, या वो कौन से फोर्सेज है जैसे हिमालय में डीप गोर्ज बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं, ठीक है, ये डेजर्ट हमारे क्यों फॉर्म हो रहे हैं। हम लगातार डेजर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो उस डेजर्टिफिकेशन के पीछे का नेचुरल प्रोसेस, एट द सेम टाइम इंसान क्या कर रहे हैं, हम वो दोनों चीजों को समझेंगे। चले, ऐसे ही फिर इंडिया ज्योग्राफी को भी हमने तोड़ दिया बच्चा, देखो वो 100 क्वेश्चन थे ना, अब इंडिया में 100+ हमारे पास मिनरल्स है, तो 100 में से 11 क्वेश्चन है, लेकिन वो क्वेश्चन रिपीटेड पूछ रहा है, तो कोल से, नेचुरल गैस से, कोल बेड मिथेन, शेल गैस, गोल्ड, यूरेनियम, मोनेजाइट, यानी कि जो मेजर मिनरल्स है ना, हमारे प्रमुख खनिज संसाधन है, उसी पे ही जा रहा है वो। तो अपने को 50 मिनरल नहीं पढ़ने, हमारे पास पिछले 25 साल का पता है कि वो इन 10-12 से ही पूछता है, तो उतना ही मिनरल पढ़ेंगे। आधारभूत अवसंरचना पे, हाईवे पोर्ट्स पे पूछा, जबकि उसमें रेलवे और वायुयान वाला भी है सिलेबस में, लेकिन पूछा हमेशा क्वेश्चन किससे है, या तो हाईवे से पूछ रहा है या पोर्ट से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम रेलवे और एविएशन को ज्यादा सिग्निफिकेंस ना देके, मतलब उसको पढ़ लेंगे, ज्यादा फोकस अपने को साफ है किधर है, वो सड़क पे या बंदरगाह पे क्वेश्चन पूछता है भाई, अपने को बंदरगाह और सड़क वाला कोई भी करंट अफेयर का मुद्दा नहीं छोड़ना। ये सब समझाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि हम एक सब्जेक्ट को जब पढ़े तो पढ़े कैसे, ठीक है। तो असली चैलेंज आप बताओ, असली चैलेंज सिलेबस को तोड़ना है, और तोड़ने के बाद अगर हमने उसको सही तरीके से कवर कर लिया और अच्छी प्रैक्टिस कर ली, तो ये एग्जाम समस्या नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये सब कुछ जो एनालिसिस दे रहा हूँ ज्योग्राफी का, उसके पीछे का उद्देश्य यही था कि एग्जैक्ट हम समझे अपने को क्या करना है। कोई डाउट इससे रिलेटेड किसी का? सही चल रहा है, दिमाग में बातें सेट हो रही है ना? ये सब मैं दे दूंगा आपको, है ना, आपको लगे कि सर मुझे दे दो, ऐसे पता चल जाए, आज ही लगा देंगे दीवार पे जाके। चलो ये सब ऐसे ही है ना, कृषि और वो सारी चीजें, थोड़ा सा वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी, सेम मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताया है, इस पे अपन अब ज्यादा नहीं करेंगे, ये मैं आपको दे दूंगा। संसाधनों पे 7 क्वेश्चन है, वेजिटेशन पे 2, रिवर लेक्स पे 2। अब दुनिया भर की माउंटेन रेंजेस आप किसमें, एटलस में रंगे जा रहे हो, और आज तक यूपीएससी ने एक ही क्वेश्चन पूछा है 14 साल में, आपने 4 घंटे लगा दिए वर्ल्ड माउंटेन रेंजेस को याद करने में। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची कौन सी, दूसरी सबसे छोटी, है ना, यूरोप की कौन सी, अरे नहीं भाई, आया ही नहीं क्वेश्चन, और आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि धरती पलट जाएगी। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को पकड़ भी तो लिया जो कहीं और बच्चा जिसको नहीं कर रहा, आप ये भी तो समझो, थोड़ा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, तो अगर हमारे एनालिसिस में हमें 1-2 क्वेश्चन का नुकसान भी हुआ, तो हमें 4 से 5 क्वेश्चन का बेनिफिट भी है जो बाकी बच्चे को नहीं है। एक जो फियर रहेगा ना हमेशा, फियर क्या, कि अगर वक्त खराब हुआ, टाइम खराब हुआ इस साल, तो यार क्या होगा, ये आपको लेके जाता है, तो उतना रिस्क लेना पड़ेगा। आप ये समझना कि क्या बाकी बच्चा इस लेवल से और इस अंडरस्टैंडिंग से तैयारी कर रहा है या नहीं, ये आपको औरों से अलग बनाएगा, ठीक है। अब ह्यूमन ज्योग्राफी से 2, एक बार सोशल कैपिटल पे और एक 2024 पे पूछा, सकल प्रजनन दर क्या होती है, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये 2 ही क्वेश्चन आए हैं। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा, अब मैं वापस दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये है वो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट सिलेबस,
तो जब टॉपर बोलता है क्या कि मैंने सिलेबस बहुत अच्छे से पढ़ा, तो उसने सिलेबस पढ़ा लेकिन किसके जरिए? पीवाईक्यूज के जरिए ही उसने उसको समझा, इसलिए वो सिलेबस के साथ साथ वो तो कटिंग लगा देते हैं यूट्यूब पे, तो वो बच्चा बोल रहा है पीवाईक्यूज भी, लेकिन कहते हैं ना किसी को ट्रेंडिंग चलना है और वो दिखाना है यार सिलेबस सिलेबस। उसने शक्ति दुबे ने सिलेबस बोला, शक्ति दुबे ने पीवाईक्यू भी बोला, लेकिन वो तो कट चुका। है ना? तो ये पीवाईक्यू हमेशा ही सिग्निफिकेंट रहेगा बच्चा। पीवाईक्यू के अलावा हमारे पास कोई और रास्ता है ही नहीं यूपीएससी के उस सिलेबस को डिकोड करने का। भैया तो सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, चलो मेरे पास साल 2005 से मैं ज्योग्राफी को पढ़ रहा हूँ और उसके बाद से पढ़ाना शुरू किया, मेरे पास 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मुझे पता है इस सब्जेक्ट में कहाँ कितनी डेप्थ है। लेकिन एट द सेम टाइम ये एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव है। यूपीएससी उसमें कहाँ पूछ रहा है और उसको बेस्ट कैसे तैयार करे, हमारा ऑब्जेक्टिव ही होना चाहिए। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम तो है नहीं यार, यहाँ पे 5 क्वेश्चन लिखने में बता दूं आपको, लिख लो भाई ये, हमें तो कंपटीशन को पकड़ना है। तो बीइंग फैकल्टी हमारा ये रहता है कि यार देखिए यूपीएससी किस प्रोजेक्शन पे जा रहा है, हम यूपीएससी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसी से ही फिर ये हमारा पूरा सिलेबस और हमारा पूरा कंटेंट डिजाइन होता है। और हर साल दैट विल कीप चेंजिंग, है ना? अगले साल हो सकता है, इस साल हमने 10 टॉपिक पे ज्यादा फोकस किया, नेक्स्ट ईयर आप सेम क्लास में होता है ना, कुछ बच्चे वापस से आ गए, तो वहां पे किसी और चीज पे फोकस बढ़ जाए, क्योंकि हमें फिर पता चल जाएगा कि इस साल 24 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में कुछ नया डेवलपमेंट किया, और उस डेवलपमेंट के बाद यूपीएससी 2-3 साल उसको मेंटेन रखता है, ध्यान रखना। जैसे मैं लगातार बोल रहा हूँ हर साल की वाटर रिसोर्स और लैंड रिसोर्स यूपीएससी का सबसे प्राइम फोकस है पिछले 2-3 साल से। तो चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, वो या तो भूमि संसाधन पे या वो जल संसाधन पे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं ना, तो वो ग्लेशियर मेल्टिंग पे थोड़ी ना पूछेगा, वो तो पूछेगा आपका फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी के चैलेंजेस क्या है, उसको आप कैसे टैकल करोगे, क्योंकि ग्लेशियर ही मेन सप्लाई कर रहा है। तो वो ग्लेशियर को क्या कर देगा, बैक साइड, ग्लेशियर पे नहीं जाना भाई, उसको उसको किस पे जाना है, वाटर रिसोर्स के मैनेजमेंट पे, क्योंकि आप बनने वाले हो एक आईएएस अधिकारी। तो आपसे पूछेगा अगर आप किसी ऐसे जिले में, राज्य में, क्षेत्र में हो, तो वहां के वाटर क्राइसिस को आप कैसे हैंडल कर रहोगे। ये है हमारा मतलब, वहां भी हमें करंट अफेयर से भी किस पे जाना है, कोर सब्जेक्ट पे जाना है। ठीक है, पीवाईक्यूज का इंपॉर्टेंस पता चल गया। पीवाईक्यू नहीं समझोगे, नहीं डिकोड करोगे, तो इस एग्जाम को नहीं पकड़ पाएंगे। मैं कुछ ही करता रहूं, अगर पीवाईक्यू का सिग्निफिकेंस मुझे नहीं पता तो मेरी तैयारी अधूरी है। सर ये पीवाईक्यू आपने नहीं करने, मुझे कराने। मेरे सब्जेक्ट की समस्त जिम्मेदारी, चाहे प्रीलिम्स की, चाहे मेंस की या इंटरव्यू की, वो समस्त जिम्मेदारी मेरी है। आपका सिर्फ क्या लगेगा, डिसिप्लिन। ठीक है, और वो डिसिप्लिन लगेगा नहीं, मैं आपको इतना एंगेज रखूंगा कि वो हो ही जाएगा। कहते नहीं मैंने आपको चारों तरफ से बांध लिया, कहाँ जाओगे मेरे घेरे से निकल के। ठीक है, मैं रोज ना आपको इतना असाइनमेंट दूंगा, आपके बाजू वाले जितने भी बच्चे हो, एक ने नहीं किया तो उसके ऊपर बाकियों का मोरल प्रेशर है, अरे यार कर नहीं रहा ये। ठीक है, तो वो सारा काम मेरा ही है, डरना इससे किसी से नहीं है, सारी जिम्मेदारी मैं ही निभानी है मुझे। चाहे वो प्रीलिम्स के क्वेश्चन हो, हर सेशन के बाद या हर टॉपिक के बाद उससे यूपीएससी ने क्या पूछा है, प्रीलिम्स में या मेंस में, मैं ही आपको क्लासरूम में कराने वाला हूँ, मैं ही आपको असाइनमेंट्स देने वाला हूँ। ठीक है, चलेगा? तो मतलब हम समझ गए कि सिलेबस तो क्या है, ये सिर्फ ये जैसे वेदों में वो मंत्र लिखे हैं, अब इनकी व्याख्याएं करनी है अब अपने को। संस्कृत के नहीं होते वो श्लोक से लिख दिया, एकम सत्य बहुधा विप्रा वदंती, सत्य एक है जिसको सब अलग अलग भाषा में बयान कर रहे हैं। तो हर टॉपर इसी बात को अपनी अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहा है। सिलेबस पीवाईक्यूज, सिलेबस पीवाईक्यूज। अब लेकिन पीवाईक्यूज को इस लेवल पे नहीं तोड़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। सेम मेंस में भी है बच्चा, ये पूरा मेंस वाला सिलेबस भी हम ऐसे ही तोड़ के पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज पे अगर जा रहा है तो वो किस इंडस्ट्रीज पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अगर प्राइमरी इंडस्ट्री पे क्वेश्चन पूछेगा तो वो यही पूछेगा, वो फूड प्रोसेसिंग पे जाएगा और कहीं नहीं जाएगा, अपने को पता है। ठीक है, मेगा फूड पार्क अगर करंट अफेयर में है तो उस पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो। ठीक है, अब वो आएगा तो वो एआई पे भी आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे आपकी इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट को प्रभावित करेगी, हम उस पर बात करेंगे।
अब थोड़ा सा और एनालिसिस में दिखा देता हूं कि हम किस लेवल पे, मतलब आप किस लेवल पे सब्जेक्ट को पढ़ने वाले हो। ये देखो, ये देखिए बच्चे, उसके बाद वो हमने 14 ईयर का तो हमने एनालिसिस किया, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है सबको। 14 साल में यूपीएससी कैसे जा रहा है, ज्योमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी में मैप बेस्ड क्वेश्चन, इंडिया ज्योग्राफी माउंटेन ग्लेशियर बेस्ड क्वेश्चन, रॉक्स पे, सॉयल पे, मिनरल्स के क्वेश्चन, रिवर्स के, लेक्स के क्वेश्चन, क्लाइमेट के लोकेशन के क्वेश्चन, एग्रीकल्चर के क्वेश्चन, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन, उद्योगों के क्वेश्चन, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज्योग्राफिकल लोकेशन पे क्वेश्चन, ज्योग्राफिकल रिसोर्सेज पे, और मैप बेस्ड क्वेश्चन। ये लास्ट 14 ईयर का हमारा क्या है, एनालिसिस है। फिर आप बोलते हो ना सर इस साल मेरा टाइम खराब हुआ तो क्या, तो उस पे मैंने आपका उस डाउट को क्लियर करने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो ब्लू लाइन है ना बच्चा, ये लास्ट 14 ईयर्स में यूपीएससी जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ रहा है प्रीलिम्स में, उसको दिखा रही है। जैसे जियोमॉर्फोलॉजी पे 11% क्वेश्चन पूछे आज तक उसने, जितने टोटल क्वेश्चन थे भाई, आज तक 200 क्वेश्चन पूछे 11 से 24 तक, किस पे, ज्योग्राफी पे, उसमें से 11%, यानी कि ये मान के चलो उतना क्वेश्चन उसका जियोमॉर्फोलॉजी से था। लेकिन ये जो L3Y है, लास्ट 3 ईयर, ये 14% पे चला गया, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी पे फोकस उसने क्या किया है, बढ़ाया है। ये लास्ट 3 ईयर में उसका हमें ट्रैक पता चल रहा है। लास्ट 3 ईयर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यूपीएससी 3-4 साल तक एक पैटर्न को कंटिन्यू रखता है, और ये पिछले 25-30 सालों से ही है, क्योंकि वो एग्जामिनर, भाई मैं ज्योग्राफर हूं, मुझे भी पता है उसमें मेरे पास कुछ नया करने का स्कोप नहीं है। क्या करूंगा मैं, थोड़ा पैटर्न चेंज कर सकता हूं, क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता हूं, एक सब्जेक्ट का वेटेज घटा सकता हूं, दूसरे सब्जेक्ट का वेटेज बढ़ा सकता हूं, इससे ज्यादा मेरे पास उस सब्जेक्ट में कुछ नया करने के लिए नहीं है। तो यूपीएससी एग्जामिनर के पास भी जब वो क्वेश्चन बना रहा है, तो नयापन किस में है, या तो पैटर्न, क्वेश्चन पूछने का स्टाइल, या एक सब्जेक्ट की जगह दूसरे सब्जेक्ट को फोकस कर दे, ताकि आपको लगे कि यार मुझे तो ये पढ़ना था लेकिन उसने पूछ लिया किसी और से। यही तो कर सकता है ना भाई, आप किसी चीज के जानकार हो और आपको बोल दिया आप इस पे बच्चों को फंसाना है, तो फंसाने के वो 3-4 रास्ते हैं। आपने देखा लास्ट 3 ईयर में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज कर दिया। पहले एलिमिनेशन मेथड काम आता था, अब नहीं आता। पहले वो पूछता था कथन केवल 1, केवल 2, अब वो बोलता है कोई से भी 2, कोई से भी 3। तो हमारे लिए चैलेंजिंग हो गया ये। तो यहां लास्ट 3 ईयर में देखो, फिर क्लाइमेटोलॉजी का वेटेज 19%, ब्लैक वाला जो ऊपर की ओर जा रहा क्या है, बढ़ रहा है, ये रेड वाला ऊपर की ओर। ये देखो ओशनोग्राफी लास्ट 3 ईयर में 5%, पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछता था, अभी कम पूछ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि वापस नहीं पूछेगा, लेकिन हम लास्ट 3 ईयर के पैटर्न से थोड़ा सा फोकस ज्यादा करेंगे। इंडिया ज्योग्राफी मैप बेस्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम, ठीक है, माउंटेन ग्लेशियर सेम चल रहा है। मिनरल्स पे क्वेश्चन क्या हुए बच्चा, कम हुए। लास्ट 3 ईयर में 2 ही क्वेश्चन, 2% क्वेश्चन आए अपने। इसके बाद यहाँ पे देखो जो नया बढ़ा, रिवर्स और ये ग्लेशियर्स, इस पे जा रहा है, वो ऊपर गया यहाँ पे। यहाँ पे देखो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्वेश्चन, बंदरगाह पे और सड़क पे लगातार 3 साल से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, तो ये क्या गया, ये ऊपर जा रहा है अपना। एग्रीकल्चर लगातार ऊपर जा रहा है, वो इरिगेशन पे, वो सॉइल कंजर्वेशन पे, वो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के मेथड्स पे गवर्नमेंट ऐसी कौन सी इनिशिएटिव्स लेके आई जिससे कृषि बहुत अच्छे से हो। यहाँ पे देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज, ये जो 38 क्वेश्चन मैंने बोले ना लगातार बढ़े हैं, ये पिछले 3-4 साल के अंदर ही बढ़े हैं। लास्ट ईयर तो 8 क्वेश्चन पूछ लिए उसने। तो अगर हम 2025 या 26 अटेम्प्ट करेंगे तो हमारे दिमाग में क्या रखना है कि यार ये अभी ऊपर जाएगा अपना, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन इतनी है ना, और अफ्रीका उसका सबसे ज्यादा क्या है, प्राइम फोकस है। क्यों, पूरी दुनिया, अमेरिका वाला भी चाह रहा है मैं अफ्रीका के रिसोर्सेज को कब्जा लूं, भाई अभी डेवलप्ड तो हुआ नहीं। इंडिया वाले के भी इंटरेस्ट है, चाइना वाले के भी इंटरेस्ट है, तो हर कंट्री अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहती है अफ्रीका में, इसलिए अफ्रीका पे, और वहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। अफ्रीका इन दिनों प्राइम हो गया, और दुनिया के जितने भी विवादित क्षेत्र है, चाहे मिडिल ईस्ट एशिया हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के क्षेत्र हो, या यूरोप का विवादित क्षेत्र, वहीं पे उसने क्वेश्चन पूछे। वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी हमें पता है कि वो 4 ही टॉपिक पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये पैटर्न है आपके उस रिस्क को कम करने का। आपका जो अंदर का डर है ना यार क्या होगा, मेरा ही तो टाइम खराब नहीं, नहीं खराब नहीं है। क्योंकि आप एक चीज देखो,
ये 11 से क्या हुआ, 14 हुआ, सिर्फ 3% का फर्क है। ऐसा नहीं कि उसने किसी भी चीज को जीरो किया है, सिर्फ मेजर डेवलपमेंट हमें इन दो उसमें लगा है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। अदरवाइज तो पहले किसी में 10 था तो 11 हो गया, किसी में 8 था तो 6 हो गया। यानी कि ओवरऑल वो पैटर्न क्या है, सेम ही है, सिर्फ ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में उसने ड्रास्टिक चेंज मारा है। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी को करेंगे ही, ठीक है। प्लानिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटजी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटरशिप ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के एग्जाम में, क्योंकि इतना एनालिसिस आप पढ़ोगे या इसको डिकोड करोगे, और इतना इस डिकोड के इस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितना एक्सपर्टाइज रिक्वायर्ड है। आप ये भी तो सोचो ना कि आप तो बिल्कुल न्यू कमर्स हो, अभी तैयारी शुरू की, बिगिनर्स हो, तो बिगिनर्स के लिए तो इस लेवल पे जाके एनालिसिस करना इम्पॉसिबल ही हो गया। और मैं नहीं चाहता कि आप 4 साल बाद इसको करो, मैं इधर आ गया था आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी सब्जेक्ट को लेके, ठीक है। अगर अब जब ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं तो कंटेंट एंड मटेरियल अल्टीमेटली तो पढ़ना है ही है ना, पहला पार्ट तो अपना वही हो गया। सेकंड, प्रैक्टिस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है, क्लासरूम में डरना मत, है ना। मैं बहुत ही पोलाइट रूप से पढ़ाने वाला टीचर हूँ, अनटिल और अनलेस आपने कुछ बहुत बड़ी उद्दंडता नहीं की क्लास में, ठीक है। आपकी मेरी बहुत अच्छी जमने वाली है। कोई बच्चा बोले भाई एक दूसरे को मार रहा है, छेड़ रहा है, यार वो तो फिर गलत चीज़ है ना, वो कौन टॉलरेट करेगा, अभी कैमरे भी लगे हैं। तो प्रैक्टिस खूब करेंगे जब क्या ना, फ्रेंडली माहौल रहेगा। टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, वो मैं ही सॉल्व कराऊंगा। मेंटरशिप मैं हूं और आपके अलग से जो मेंटोर है, आपको प्रॉपर एक सब्जेक्ट और विषय के रूप में सारी चीजें मिलने वाली है। अब बात करता हूं हम पढ़ेंगे क्या क्या। बहुत सारे बच्चे सर एनसीईआरटी कौन सी पढ़े, छठी से लेके 12वीं तक नई पुरानी पता नहीं क्या क्या बोल दी किसी भी टॉपर को हमने सुना है। छठी से लेके 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, 3 एनसीईआरटी अपने को लेकिन जरूर हमारे पास होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूं, आपको लगे ना किसी की, सुन लो यार एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, आप बोले यार नहीं सर ने तो नहीं बताई, तो आपकी टेबल पे रहेगी तो आपको ये रहेगा हाँ एनसीईआरटी है। इन एनसीईआरटीज के अंदर जितना भी दिव्य ज्ञान छुपा है वो सब हमारी क्लासेस के अंदर ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी कभी होता है ना एनसीईआरटीज के पढ़ने पलटने का मन कर जाता है। केवल 3 एनसीईआरटी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, भार भौतिक पर्यावरण, और तीसरा भारत लोग और अर्थव्यवस्था। ये 3 एनसीईआरटीज आप अपने पास रखना। इंग्लिश मीडियम में कुछ भोकाल बनाना है कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ, इंग्लिश मीडियम भी मैं पढ़ रहा हूँ, तो जीसी लियोंग। लेकिन मैं ये कहूँगा इनमें जो भी लिखा है वो मेरे लेक्चर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है और इनसे कई गुना ज़्यादा है, तो इस पे आपको जाना है तो ऑप्शनल है, इन तीनों को आप परचेज करके रख सकते हो। 11th और 12th का एनसीईआरटी आपके पास होना जरूरी है, छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं को आप अवॉइड भी कर सकते हो। और फिर भी किसी का लेने का मन है भाई लेके रख लेना, ये मत बोलना मैं तो लेने वाला था, क्यूआर कोड पे पेमेंट करने ही वाला था लेकिन सर ने मना कर दिया, ठीक है। मेरे ऊपर उसका मटका मत फोड़ना कि भैया सर ने मना किया है मुझे, आप ले लेना। लेकिन जब आप पढ़ोगे मेरे लेक्चर्स के साथ साथ आपको लगेगा यार इनमें जो लिखा है सर ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा रहे हैं, आपका भी कॉन्फिडेंस रहेगा। 3 एनसीईआरटी याद रहेगा, 11th और 12th। जीसी लियोंग लेना हो लो, मत लेना मत लेना, इसमें जो भी लिखा है उससे कई गुना ज्यादा मेरे लेक्चर्स में आपको मिलेगा। फिर भी लेने का मन करे किसी टॉपर को तो ले लेना, इतनी महंगी भी नहीं है। आपके पास और क्या होना चाहिए, ये होना जरूरी है। अगर आप कल मेरे क्लासरूम में आ रहे हो, ठीक है, कल की मेरी क्लास में अगर आप अपीयर होने वाले हो, आपके पास 2 एटलस होने जरूरी है, ठीक है। मार्केट में इन दोनों में से जोन सा मिल जाए वही बढ़िया, और दोनों लेने हैं तो दोनों भी ले सकते हो, क्योंकि कुछ एटलस में जैसे ऑक्सफोर्ड वाले के अंदर इंडिया वाला पार्ट बहुत अच्छा नहीं दिया हुआ, ओरिएंट ब्लैक स्वान ने इंडिया वाला पार्ट बहुत अच्छे से कवर किया है, तो दोनों एटलस रख लेना। मेरे पास तो 4-5 है, लेकिन बाद में मुझे भी समझ में आ गई ये 2 ही सबसे ज्यादा अच्छी थी। एटलस जब बाजार में जाओगे तो हिंदी वाला एटलस नहीं लेना। हिंदी वाले एटलस का मतलब समझ रहे हो, जिसमें लिखा है इजराइल को इजराइल नहीं, ISRAEL वाला चाहिए अपने को। इतना तो यार इंग्लिश पढ़ ही लोगे ना,
या नहीं? भैया आपने अफगानिस्तान को AFGAN उससे पढ़ लिया तो क्या फर्क पड़ रहा है? वो सिर्फ नेम ही तो है उसमें। हिंदी में कोयला लिखा रहेगा, इंग्लिश में कॉल लिखा रहेगा। ट्रांसलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, यूपीएससी की ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है। तो हम इंग्लिश वाले 2 एटलस कल आप जब क्लास में आओगे, ये दोनों आपके पास होने, 2 या कोई एक आपके पास होना जरूरी है, कल की क्लास का असेंशियल है। ठीक है, मैं देखूंगा एटलस किधर है, ये मत बोलना सर पैसे खत्म हो गए थे। ठीक है, जिसके पैसे खत्म हो गए बता देना, मैं नीचे मैं ही दिलवा दूंगा आज 2-4 को। ठीक है, रखनी है बच्चा, है ना, थोड़ा सा हम ज्योग्राफी ऐसा ही सब्जेक्ट है। एटलस हमारे पास होना जरूरी है। उसके बाद सिलेबस हम कैसे आगे बढ़ने वाले हैं, क्लास का स्केड्यूल मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा क्लास शेड्यूल है, पूरा मैंने मैनेजमेंट को भी दे दिया, आपके पास भी रहेगा कि हम डे बाय डे कैसे चलेंगे। सबसे पहले ओशनोग्राफी से हम शुरुआत करेंगे, जल ही जीवन है, मैं यही मानता हूँ, इसलिए मैं मैक्सिमम ओशनोग्राफी से ही शुरुआत करता हूँ। समुद्र विज्ञान, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, महासागरीय आधार स्थल के उच्चावच तापमान, बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। और हमारी क्लास की अच्छी खासियत ये होगी कि लास्ट 12 मंथ का जितना भी करंट अफेयर हमारा जिस भी सब्जेक्ट पे लगेगा, भाई इंडिया ज्योग्राफी पे अगर कुछ पूछा है, क्लाइमेटोलॉजी पे लास्ट 12 मंथ के अंदर कुछ करंट में आया है, तो वो हमारे क्लासरूम का ही पार्ट रहेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तसल्ली रखना। सपोज करो मानसून पे कुछ अभी आ गया, आप बोलोगे सर अभी पहले मानसून को पढ़ तो ले, पहले मानसून पढ़ेंगे फिर मानसून का करंट अफेयर भी पढ़ेंगे। आप बोलोगे एटमॉस्फेरिक रिवर पे क्वेश्चन आ रहा है सर, ये तो अपने ने किया ही नहीं, तो पहले आप एटमॉस्फेयर को समझोगे तो सही। हम ह्यूमिडिटी को समझेंगे, ठीक है, हमारे ऊपरी वायुमंडल में कौन कौन से मैकेनिज्म काम करते हैं वो समझेंगे, तभी हमें एटमॉस्फेरिक रिवर वाला कंसेप्ट समझ में आएगा। तो पहले हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उसका करंट अफेयर। कोई तकलीफ? तो करंट अफेयर वाला जिम्मेदारी मेरा है, डिजास्टर मैनेजमेंट का और ज्योग्राफी का, दोनों का। आपने बस उसको पढ़ते जाना है। तो उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी पे जाएंगे, क्लाइमेटोलॉजी के बाद कॉस्मोलॉजी पे जाऊंगा, ये रहा, ये क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस है हमारा पूरा। क्लाइमेटोलॉजी के बाद हम चलेंगे जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी के बाद कॉस्मोलॉजी, ठीक है, उसके बाद इंडिया ज्योग्राफी। तो इसमें हम फिजिकल और ह्यूमन दोनों हमारे पैरेलल चलते रहेंगे बच्चा, ठीक है। जैसे इंडिया की बात करें, इंडिया का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, रॉक सिस्टम, लैंड फॉर्म्स, ड्रेनेज सिस्टम, सॉयल, जलवायु, वनस्पति, भारतीय कृषि। यहाँ देखो भारतीय कृषि का सेकंड वाला पार्ट विद ऑल अपडेटेड फैक्ट्स, कृषि में पिछले 2 साल में हमने क्या किया वो सारा फैक्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। हरित क्रांति 1.0, देन 2.0, 1.0 क्या था, क्या प्रॉब्लम था, फिर 2.0, ठीक है, फिर ब्लू रेवोल्यूशन, और इतनी बहुत सारी रेवोल्यूशन है, उस पे जाएंगे। इंडिया का वाटर रिसोर्सेज, संपूर्ण परिदृश्य विद ऑल अपडेटेड रिपोर्ट्स एंड फैक्ट्स, वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले ही बोला लैंड, सॉयल एंड वाटर आने वाले 2-3 साल में सबसे ज्यादा प्राइम टॉपिक रहने वाले हैं, इसलिए हम इन्हें बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। भारत के प्रमुख खनिज, जनजातियां, फॉरेस्ट राइट एक्ट, क्योंकि जनजाति पढ़ेंगे तो फॉरेस्ट राइट एक्ट को हम साथ के साथ ही पढ़ेंगे, इनसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये रहेगा हमारा, और फिर हम वर्ल्ड मैपिंग पे जाएंगे, एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 6 कॉन्टिनेंट का मैपिंग वाला पार्ट भी हम करेंगे। ये सब क्लासरूम के अंदर ही हमारा होगा। अब मेरी आपसे क्या उम्मीदें है, आपसे उम्मीदें है कि आप जब क्लासरूम में आओ तो क्या लेके आओ, ठीक है। पहला A4 साइज का प्लेन रजिस्टर, लाइन वाला रजिस्टर नहीं लाना। लाइन वाला समझते हो ना, लाइन खींची, क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि आपको एग्जाम हॉल में जो कॉपी मिलने वाली है ना बच्चों, वो प्लेन ही मिलने वाली है। इधर आरएस के जैसे वो लाइन वाली नहीं मिलेगी, आरएस वाले में तो क्या होता है लाइन वाली देते हैं वो, उधर प्लेन चलेगी। वो इसलिए क्योंकि आप आज से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो कैसे लिखेंगे, देखो, भारत की प्रमुख जनजातियां, ठीक है, ऐसे आप जा रहे हो, ऐसे कुछ बच्चा ऐसा जाएगा उस कॉपी में, ठीक है, ये आपकी कॉपी है, आप सीधे एग्जाम हॉल में ऐसे लिख रहे हो, नहीं लिखना अपने को, किसी की राइटिंग नीचे की ओर जाती है थोड़ा थोड़ा, समझ गए। तो हम साल भर में लिख लिख के इतना प्रैक्टिस कर लेंगे प्लेन पेपर पे कि हमारी लाइन सीधी चले। तो लाइन वाला कॉपी अपने को
रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, वो नहीं लाएंगे। सेकंड, मेरी आपसे उम्मीद है एक पेपर फाइल लेके आना, ट्रांसपेरेंट आती है ना 10 रुपए की, जिसमें ट्रांसपेरेंट फाइल होती है, वो देखिए कभी, एक वो लेके आनी है। एक प्लेन A4 साइज का पेपर आते हैं, वो जेके और किसके आते हैं ना, रिम आता है जिसको आप बोलते हो 500 पेज का, वो आप अपने घर पे खरीद के रख लेना, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। फिर पेन अपने पास रखना, और एटलस मैंडेटरी है। एटलस कल की क्लास में एटलस के बिना कोई प्रवेश ना करे, वैसे तो कर सकते हो, लेकिन ये क्या है, सजेशन है मेरा। एटलस रखेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको साथ के साथ दिखाता चलूंगा। पेन तो आप सभी लेके आएंगे ही, और पेन ऐसा लेके आना जो आपको लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस में यूज करना है। बॉल पेन को यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है, कुछ कभी पानी गिर जाए, चाहे पानी भी इन दिनों तो हम रख देते हैं ना बाजू में ही, तो खराब ना हो जाए हमारे नोट्स, ठीक है। ये पेपर फाइल और A4 साइज पेपर को क्यों बोल रहा हूं मैं, ये लो देख लो, पहले मैं दिखा देता हूं आपको। वो चला गया वो, है ना, पूरा ही गायब हो जाता है क्या, अनडू कर सकते हैं हम, हाँ। थैंक यू सो मच। ये देखो, अच्छा ये बोल रहा हूं मैं प्लेन रजिस्टर, ठीक है, ऐसा स्पाइरल वाला, ये लेके आना है अपने को, प्लेन लाइन नहीं होनी चाहिए इसमें, ये वाला जो मैं रिम बोल रहा हूँ। और ये वो ट्रांसपेरेंट फाइल है, 10 रुपए की मिलती है। क्यों? क्योंकि जो आपने बहुत सारे टॉपर को सुना होगा कि शॉर्ट नोट्स भी हमने बनाए थे, तो हम हर टॉपिक का शॉर्ट नोट सेम डे बनाते चलेंगे। शुरुआत के 4-5 सेशंस में मैं ही आपको शॉर्ट नोट बनाना सिखाऊंगा कि भाई हमने आज ये 3 घंटे का लेक्चर पढ़ा, तो इस 3 घंटे के लेक्चर को क्या हम 1 पेज के अंदर या 2 पेज के अंदर समराइज कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि एग्जाम से 20-25-30 दिन पहले शॉर्ट नोट्स ही हमारी जान बचाने वाले हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट के इतने रजिस्टर हो जाएंगे ना, 8-10 हज़ार पेज हो जाते हैं, और 1 महीने में उनको रिवाइज करना इम्पॉसिबल टास्क हो जाता है, एग्जाम टाइम की बात कर रहा हूँ। तो हम डे 1 से उस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं, या तो हम प्रीलिम्स की या हम मेंस की। तो शॉर्ट नोट्स हम बनाएंगे, तकरीबन मेरे 55 लेक्चर है। कितने लेक्चर होंगे? 55 लेक्चर रहेंगे ज्योग्राफी पे, 3 घंटे का एक सेशन। तो मेरा टारगेट ये है, 55 लेक्चर का मतलब है कि हम पूरा ज्योग्राफी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 110, और टारगेट रखेंगे इसको 70 से, मतलब इतना आइडियली मैं मान रहा हूं कि 2 पेज लगेंगे शॉर्ट नोट्स के लिए, लेकिन फाइनली हम इसको 70 से 80 पेजेस के अंदर हमारा कंप्लीट ज्योग्राफी हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स के साथ डिटेल्ड अलग रहेंगे, डिटेल्ड के लिए रजिस्टर है बच्चा, हो सकता है 200, 250, 300 पेज में चला जाए, लेकिन अपना जो शॉर्ट नोट्स है वो 70 से 80 पेज के अंदर ही रहेगा, ताकि एग्जाम टाइम में हम हैंडी रहे। हम मल्टीपल रिविजन्स केवल शॉर्ट नोट्स के जरिए ही कर सकते हैं, डिटेल्ड नोट से कभी आपके मल्टीपल रिविजन नहीं हो सकते, ये बात गांठ बांध लेना। हमारे टाइम पे हमसे जो गलती हुई, वो बड़े एग्जाम से एक रात पहले ज्योग्राफी ऑप्शनल का रजिस्टर लेके बैठे, 8 रजिस्टर। इन दिनों तो 5 दिन का गैप होने लगा ऑप्शनल सब्जेक्ट और जीएस पेपर 4 के बीच में, ठीक है। पहले हमारा क्या होता था, सैटरडे को जीएस पेपर 4 हुआ, संडे की छुट्टी, और मंडे को ऑप्शनल का पेपर, चाहे वो हिस्ट्री हो ज्योग्राफी हो। अब सैटरडे को पेपर दे के आए शाम तक 8 बजे तक, आदमी वैसे ही थक जाता है, आपके पास बचा संडे, और संडे के दिन आपके पास 7 रजिस्टर है, हर रजिस्टर 200 पेज का, तो 24 घंटे के अंदर कितने, 1400 पेज। और एक अगर हो जाए 24 घंटे के अंदर 200 पेज, एफिशिएंसी किधर ज्यादा निकल के आएगी। 200 वाले को आप हो सकता है 2 बार पढ़ दो, वो 1400 पेज एक बार भी हो सकता है ना पढ़े जाए। तो ये शॉर्ट नोट्स में आपको क्यों सिखा रहा हूं, ताकि आपके मल्टीपल रिवीजन हो, एफिशिएंसी बढ़े, और जिसको आप बोल रहे हो ना टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेज कैसे करें, हमें टेक्निक्स आती है डे 1 से, तो मैनेज हो जाएगा। तो शॉर्ट नोट्स वाला काम हम डे 1 से ही करते चलेंगे। पहले 4-5 क्लासेस का शॉर्ट नोट्स मैं बनाना सिखाऊंगा, उसके बाद ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। ये उम्मीद मत करना कि सब मैं ही करा रहा हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना हमें खुद ही है। फिर सबका एक जैसा हो जाएगा तो एग्जाम में कंपटीशन भी सेम हो गया ना, आप एक दूसरे को ही कॉम्पीट करने लगोगे। अब इससे मोटिवेशन रहेगा, भैया आपने किया,
भाई मैंने तो बना रखे, दिखाऊंगा नहीं, लेकिन वो वाली बात रहेगी। तो हमारी क्लासरूम में एटलस रहेगा, 8-10 पेज लेके रखना। ये पेज इसी फाइल में रख लेना, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हमारे इसी में ही जाएंगे डेली बेसिस पे, ठीक है। और ये स्पाइरल रजिस्टर हमें लिखने के लिए चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है हमारे पास, अभी ये वाला पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोस और एनिमेशन से ज्योग्राफी पढ़ाने में बिलीव करता हूँ। लेकिन अभी जब तक इसमें ओपीएस नहीं लगेगा, के अंदर एक सिस्टम अलग से एक डिवाइस लगेगी, तब तक ये हमारे एनिमेशंस प्ले नहीं होंगे, वीडियोस प्ले नहीं होंगे। एक हफ्ते में बोल रहे हैं मैनेजमेंट, ये ठीक हो जाएगा इश्यू। तो उसके बाद हम थोड़ा ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझने की और देखने की कोशिश करेंगे। 3D डायग्राम्स मैं आपको बनाने सिखा दूंगा, चाहे इंडिया का 3D डायग्राम बनाना हो, वर्ल्ड 3D डायग्राम बनाने हो, ओशनोग्राफी के 3D डायग्राम बनाने हो, वो डायग्राम बनाने में आप अनमैचेबल रहोगे। वो 3D डायग्राम्स अभी कोई भी बच्चा नहीं बना रहा। तो ज्योग्राफी में डायग्राम्स आप जानते हो कितना सिग्निफिकेंस रोल है। तो उतने ही स्पेस में कोई 2 डायमेंशनल बना रहा है और हम क्या बना रहे हैं, 3 डायमेंशनल। भाई एक दूसरा बच्चा 5 सेकंड में 2 डायमेंशनल, और अगर हम 6 सेकंड में 3 डायमेंशनल बना दे, इंप्रेशन आ गया ना, एक ही सेकंड एक्स्ट्रा लगी, और वो प्रैक्टिस से आप सीख जाओगे मेरे साथ, ठीक है। तो 3D पे चलेंगे बच्चा, जितने डायग्राम होंगे हम 3D को फॉलो करेंगे। ये कुछ एनिमेशंस थे, मुझे लगा आपको दिखा दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि आप में से किसी का भी कोई डाउट हो रिगार्डिंग टुमारो सेशन या अभी, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। दिस इज आस्क मी एनीथिंग। हाँ बताओ बच्चा। एक इंडियन फॉरेन सर्विस होती है आईएफएस, एक होती है आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो मैं आपको बता देता हूँ ये है कैसे। जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है ना बच्चा, यूपीएससी प्रीलिम्स, इसमें ये कॉमन एग्जाम होता है 2 सर्विसेज के लिए, एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए, एक इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। इसमें से आपकी बहुत सारी रैंक निकलती है, आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे, इंडियन फॉरेन सर्विस विदेश सेवा, विदेशों में नहीं कहते राजदूत है, एम्बेसडर है, भारतीय एम्बेसी, ये फॉरेन वाला है। यहां एफ इज विदेश सेवा, ठीक है। इसी से इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, ऐसे वो 22, 23, 24 रैंक तक हम यहां से जाते हैं। हाँ फॉरेन सर्विस में है वो, ये है वो, यहां है ये फॉरेस्ट वन सेवा, कहते हैं डीएफओ है, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर है ये, जैसे डीएम आप बोलते हो, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ये फॉरेस्ट सर्विसेज वाले हैं। यहां फिर जैसे इधर इधर टॉप रैंक स्टेट में क्या होती है, चीफ सेक्रेटरी होती है ना, पूरे राज्य का प्रशासन संभालता है। इधर वाला जो टॉप रैंक होगा, पूरे राज्य के फॉरेस्ट को वो मैनेज करता है। दिस इज वन ऑफ द वेरी पावरफुल एंड वेरी गुड जॉब। लेकिन इसका एक शर्त है, इसको सिर्फ साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चे दे सकते हैं, जिसने बीएससी किया हो। ह्यूमैनिटी वाले बच्चों के लिए ये वाली सेवा, जिन्होंने बीए एमए किया है उनके लिए नहीं होता है। इधर वाली आप बीए एमए बीएससी बीटेक कुछ भी हो, सबके लिए। तो वो आईएफओएस है और ये आईएफएस है। तो जो आप अपाला की बात कर रहे हो वो विदेश सेवा में है, ये वन सेवा दूसरी है। और कुछ, मतलब मेरा आज का ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था कि हम ये समझे कि हमें पढ़ना कैसे है। हम किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे ना ले, अरे भाई पॉलिटी बस आज से शुरू हो गया या हिस्ट्री आज से शुरू हो गया, ज्योग्राफी। हम उस सब्जेक्ट की डेप्थ में जाके उस सब्जेक्ट को समझे, यूपीएससी वहां किस तरीके से आपसे किस तैयारी की उम्मीद कर रहा है, हम उसी लेवल पे जाके तैयारी को करें। ये एकमात्र ऑब्जेक्टिव था आज के ओरिएंटेशन सेशन का। क्योंकि सीधा आके मैं बोल देता आओ भाई ओशनोग्राफी, तब ओशनोग्राफी भी पढ़ रहे तो आपके दिमाग में ही रहेगा, अरे सर ने कल ओशनोग्राफी में बताए थे 2 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तापमान और जल संसाधनों का वितरण। आप जब उन टॉपिक पे आओगे तो आपको क्या रहेगा, आपके दिमाग की घंटी बजना शुरू हो जाएगी, यार इन दोनों टॉपिक को अपन इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको इस परीक्षा के बारे में ये पता रहे कि कितने स्टेप होते हैं। ज्यादा सिग्निफिकेंट स्टेप हमारा मेंस है, क्योंकि मेंस में वो सारे सब्जेक्ट है जो प्रीलिम्स में है।
प्रीलिम्स में सिर्फ एक ऐसी चीज है जो मेंस में नहीं है, वो है क्या? सी सेट। बाकी तो मेंस हमारा बहुत अच्छा है तो प्रीलिम्स भी अच्छा होगा। हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में जो कल से जो हम शुरू करेंगे एक टॉपिक, उस टॉपिक पे बेस्ड कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया है या उस टॉपिक पे बेस्ड कोई मेंस में क्वेश्चन आया तो हम साथ के साथ उसको करते चलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स मेकिंग में यकीन रखते होंगे रादर देन की स्लाइड्स में दिखाऊं। बताओ आप, नोट्स मेकिंग में ही ज़्यादा उम्मीद होगा ना, तसल्ली से पढ़ेंगे उसको, है ना? फिर शॉर्ट नोट्स भी बनाएंगे। कुछ कुछ मुझे इमेजेस दिखानी होगी क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है, नेचुरल फिनोमिनन होते हैं, उनको देखना समझना, पता तो चले माउंटेन दिखता कैसा है, पता तो चले कि भाई गल्फ क्या होती है, बे क्या होती है, सी क्या होता है, ओशियन क्या होता है, ये उसको इमेजनरी फॉर्म में, यहाँ इमेजेस में हम दिखाएंगे। बाकी नोट्स मेकिंग के थ्रू हम क्लास में चलेंगे। उस स्लाइड वाला पढ़ने वाला तो नहीं हो ना आप बच्चा कोई, वो लिखने वाले ही हो ना? हाँ, बस दिखवाने में मज़ा भी आएगा, आपको भी लगेगा कि हम पढ़ के जा रहे हैं, तो ठीक है। तो प्रॉपर डिटेल्ड नोट्स बनेंगे, शॉर्ट नोट्स बनेंगे, पीवाईक्यूज को हम देखेंगे और लास्ट में नीचे में रहूँगा, आपके कोई भी डाउट होंगे उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, हम उसको कर लेंगे। आपको कोई चैलेंज आ रहा है उस सब्जेक्ट को लेके तो उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। ये मेरे एंड से है। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो बताओ। फील फ्री, आप मुझसे जितना अच्छा कम्युनिकेट करोगे मुझे पढ़ाने में उतना ही मज़ा आएगा। और एक चीज़ समझना बच्चा, हो सकता है मेरे दिमाग में कोई कंसेप्ट इस लेवल पे हो और मैं इस पे चल रहा हूँ अभी, आपको अभी उसको अंडरस्टैंडिंग में यहाँ हो, तो वो तब तक, ये जो गैप तब तक फिल नहीं होगा जब तक आप मुझसे कम्युनिकेट नहीं करोगे। रादर देन कि यार कल पूछेंगे, नहीं सर मैं पूछ लूंगा, बाकियों को आता होगा। कई बार क्या होता है ना, हम क्लासरूम में बैठे रहते थे, मैं सोचता था मैं नहीं पूछता, शर्म लग रही है, कोई पूछेंगे यार इसको तो नहीं आ रहा, वैसे तो बड़ा होशियार बनता है। तो बाद में पता चलता था, मैंने कहा भैया पढ़ाते, कह रहा भाई मैं सोच रहा था मैं तेरे से पूछ लूंगा क्लास के बाद। तो जो क्लास में खड़ा है, जो पढ़ा रहा है, उसी से पूछ लो, है ना? टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे और आपको खुल के पूछना। कुछ ऐसा लगेगा कि टॉपिक इंटरप्ट होगा, उसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहे हैं, देन क्लास के बाद हम नीचे बैठेंगे तो हम उस चीज़ को वहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? अब बताओ, क्या प्रॉब्लम वो कंसिस्टेंसी वाला है उतना? क्या प्रॉब्लम वो टाइम मैनेजमेंट का उतना है? नहीं। प्रॉब्लम है क्या इस एग्जाम को समझ रहे हो और डे वन से वैसा चल रहे हैं जैसे हमें चलना चाहिए, और इसमें आनंद आएगा। एंड आई मेक श्योर हर दिन आपको ऐसा लगेगा कि यार कल क्लास में जाने का मन कर रहा है। होता है ना, यार मन नहीं कर रहा, आपको लगेगा यार कल नेक्स्ट डे 8 कब बजेंगे, अब आज क्या सीखने वाले हैं, तो वैसा आपको फील आएगा पूरे उसमें। ये मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ। और बताइए। हाँ, ये मैं प्रूफ, ये जो मैंने आपको पीडीएफ बोल दिया है, इसमें बहुत सारा एनालिसिस किया है मैंने, तो मिल जाएगा क्या? कैसे मिलेगा? तो आपको डिजिटल में मिल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रिंट आउट करेंगे तो ये बेसिकली पीपीटीज है, 58 पीपीटीज है। ठीक है, आप देख लेना, फिर जिसको निकलवाना है 10 रुपये खर्च कर लेना, 10-15 रुपये, ये मिल जाएगा आपको, है ना? मैंने टीम को प्रोवाइड करा दिया है। और कोई बात आपकी, कुछ और उम्मीदें मुझसे बता दो, कल से ही मैं भी प्रिपेयर हो लूँगा। आपकी उम्मीदों और मेरी उम्मीदों के बीच में ज़्यादा गैप होना सही नहीं है। बोलिए। यार बहुत प्यारे बच्चे हो आप तो, दिखने में ही इतने ऐसे लग रहे हैं कि बस सर तैयार कर दो आप हमें, हम तो फोड़ने के लिए तैयार है। टारगेट ईयर 2026, 27, 28 ही होंगे आप सभी के। 26 कितने बच्चों का है आप में से? ऑलमोस्ट एवरीवन। और 27? 26-27 कॉमन ही हो गया। 28 वाला कौन है? अच्छा, 28 वाले कम है, लेकिन कोई बात नहीं, 3 साल लगेंगे अपने को। 12 से 18 महीने में सिलेबस कंप्लीट होता है, फिर मल्टीपल टाइम रिविजन्स, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस। 2 साल के बाद आप में से सब इतने तैयार हो जाएंगे कि तीसरे साल की मुझे उम्मीद लग नहीं रही, लेकिन फिर भी अगर किसी को तीसरे साल में जाना है तो अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से जा सकता है। हो जाएगा, है ना? मेरे सब्जेक्ट में तो आपको 11 हफ्तों में लगेगा, हो गया काम। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाओ। और कुछ नहीं, आज का फिर ओरिएंटेशन सेशन का मैं समापन कर सकता हूँ। टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है? 9:50। तकरीबन 2 घंटे हो गए हमारे, है ना? कुछ भी आपको डाउट हो, अभी मैं नीचे 15-20 मिनट रहूँगा, वैसे तो यहीं पूछोगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और कल हम अच्छे से स्पाइरल रजिस्टर, प्लेन पेपर, एटलस और ट्रांसपेरेंट फाइल, ठीक है, अपन उसको यूज़ करना सीखेंगे।
एटलस यार जरूर लेके आना आप सभी लोग। हाँ, एटलस वाला दिखाते हैं आपको। ऑक्सफोर्ड है और ओरिएंट ब्लैक स्वान है, लेकिन बस ध्यान रखना हमें लेना है वो सिर्फ इंग्लिश वाला लेना है। बाजार में हिंदी वाला भी मिलेगा बच्चों, पीछे था वो। ये रहा, ओरिएंट ब्लैक स्वान। ठीक है, दो आते हैं, एक स्कूल आता है, एक स्टूडेंट आता है। किसी ने कुछ पूछा? हाँ जी। कोई भी चलेगा, इन्होंने कुछ भी नया नहीं करना, नया मुझे ही करना है। आपके पास तो जो लेटेस्ट होगा वही ले लेना आप, बस है ना। जो लेटेस्ट अवेलेबल होगा वही ले लेना, उनको देख लेना। इंडिया का पॉलिटिकल मैप देख लेना आप, नया वाला, उसमें वो डायमेंशंस ऐड हुए हैं नहीं, और नहीं भी होंगे तो मैं कटवा के मैं उसको अपडेट करा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, ये दो आते हैं, एक चीज ध्यान रखना, एक स्टूडेंट आता है, एक स्कूल आता है, उससे भी कंफ्यूज मत करना। स्कूल वाला मिल जाए तो अच्छा, स्टूडेंट वाला मिल जाए तो भी ठीक है। ऑक्सफोर्ड पे कोशिश करेंगे कि हम स्कूल वाला ले, इसमें बेसिक्स बड़े अच्छे से दिए। ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट मत लेना, ऑक्सफोर्ड का स्कूल ले लेना, कोशिश करना। ये तो ऑनलाइन अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सब पे है, ये वैसे भी आ जाएंगे। और ओरिएंट का स्कूल मिले या स्टूडेंट मिले, कोई सा भी ले लें। ऑक्सफोर्ड लेकिन स्कूल का हम कोशिश करेंगे स्कूल वाला मिले, क्योंकि हाँ, एनसीईआरटीज वो आप पढ़ते जाना, आपकी मर्जी है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊंगा, एनसीईआरटीज बहुत सारी चीजों को कह के निकल गया। ठीक है, वो बोल रहा है विवर्तनिक घटनाएं, या उसने बोल दिया जियोस्ट्रॉफिक विंड। वो आपको फिजिकल ज्योग्राफी में जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ोगे, एक डायग्राम में उसने जियोस्ट्रॉफिक विंड दिखा रखी है, लेकिन उसने बताई नहीं है जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है, इनका रोल क्या है, कहाँ चलती है, कैसे चलती है। तो एनसीईआरटीज ने क्या किया, उन कंसेप्ट को तो उसने दिखाने की जितना प्लॉट कर सकता है ना कोशिश की, लेकिन उनको डीपली उसको डिफाइन नहीं किया। तो आप क्लासेस को पढ़ोगे तो उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यार ये डायग्राम तो जियोस्ट्रॉफिक विंड ऐसे चल रही है। तो रखना एनसीईआरटी अपने साथ, एनसीईआरटी ज्यादा बेहतर समझ आएगी लेक्चर के बाद। ठीक है, रख लेना लेकिन आप, है ना, ये डाउट ना रहे कि यार एनसीईआरटी नहीं पढ़ी। हाँ, लेक्चर के बाद ही, जो लेक्चर मैंने पढ़ा दिया उस लेक्चर पे बेस्ड आप उसी टॉपिक को, 11th स्टैंडर्ड का फिजिकल ज्योग्राफी, हमने समुद्र विज्ञान उठा लिया। अब देख लिया भाई सर ने, जैसे ही मैंने जब मैं कंप्लीट कर दूं उसके बाद मुझे क्वेश्चन करना, सर आपने पढ़ाया इसमें नहीं है, क्योंकि मैं 8 लेक्चर लूंगा ओशनोग्राफी को कंप्लीट कराने में। आप 8 लेक्चर के बाद अगर आपको लगे कि सर ये चीज़ अभी नहीं आई, हो सकता है ना एनसीईआरटी उसको कैसे पढ़ा रहा है, एनसीईआरटी ने किसी टॉपिक को पहले पढ़ा दिया, मैं उसको बाद में पढ़ाना चाह रहा हूँ, मेरा अलग से कोरिलेशन, मैंने एक पहले ये पढ़ेंगे, इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे, उसके बाद तीसरा पढ़ेंगे, हम वैसे चलेंगे। ठीक है, पढ़ लेना, लेकिन इतना मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ, लेक्चर्स देखने के बाद 2 घंटे के अंदर आपको वो एनसीईआरटी के सारे टॉपिक बस आप पन्ने पलटोगे हो जाएंगे। ठीक है, रख जरूर लेना। वो रखना इसलिए है, कहते नहीं कुछ हथियार चाहे चलाओ ना, लेकिन घर में होने चाहिए। तो एनसीईआरटी वो हथियार है, क्योंकि कॉन्फिडेंस रहेगा उससे। और कोई, और कुछ पूछना है? एक्टिवली पार्टिसिपेट, डर मत बच्चा, है ना। आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, क्योंकि हमें पता ही वही था, या आपने जो बोला आपने सही बोला, जितना पता था उतना ही बोलेंगे ना। यहाँ हम सब एक है, और मैं हर बच्चे के लिए इक्वलेंट ही हूँ। कोई बहुत अच्छा करेगा तो भी मुझे अच्छा लगेगा, आप में से कोई अगर स्ट्रगल कर रहा होगा तो उसकी हेल्प करके मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। डोंट थिंक यार मेरे से डायग्राम नहीं ड्रॉ हो रहा है, इससे हो रहा है, आई विल हेल्प यू। नोट्स मेकिंग में, सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग में डरना कोई मत। ठीक है, सब इक्वल होते भी नहीं ना, लेकिन हम एग्जाम के हिसाब से कॉम्पीट कर जाएंगे। ठीक है, एंड ऑफ दिस डे